Jai Hind everyone. So today we are here to discuss no very important chapter for both NDA and CDS, which is trigonometry. हम सभी को पता है वैसे तो एनडीए एग्जामिनेशन में अगर बोलूँ तो ट्रिग्नोमेट्री को 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि सबसे नंबर 1 एंगल्स एंड टी रेशियोज, नंबर 2 इज हाइट एंड डिस्टेंस, देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। सीडीएस में 2 ही चैप्टर्स आते हैं, द नंबर 1 इज एंगल्स एंड टी रेशियो और नंबर 2 इज हाइट एंड डिस्टेंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है सीडीएस के एग्जाम में, पर फिर भी ट्रिग्नोमेट्री आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर एनडीए एग्जाम की बात करूं तो कुछ 15 से 20 क्वेश्चंस और इनडायरेक्टली सारे नो, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास इंडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल होता है ना, कैलकुलस का पूरा पोर्शन जो है उसमें इनडायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री पूछी जाती है नो क्वेश्चंस के फॉर्म। मतलब बेसिकली इफ यू डोंट नो ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से तो फिर आपको वहाँ पे दिक्कत आएगी, क्योंकि इसके बहुत सारे फॉर्मुलेज वहाँ पे आपको डायरेक्ट यूज़ करने पड़ते हैं। सीडीएस में बहुत बड़ा, आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, एडवांस मैथ्स का है। और एडवांस मैथ में ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छा पोर्शन कवर करता है वहाँ पे भी, ठीक है। मतलब बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के आपको बहुत आराम से 10 से 12-15 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, नो डाउट। तो बहुत जल्दी से स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। और एक और नो छोटी सी सलाह है कि ये लेक्चर में मैं बहुत अच्छे से आपको बहुत बेसिक से सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा, पर क्योंकि मैं एक ही वीडियो में सारी की सारी चीज़ें कवर कर रहा हूं, तो साथ में जब तक आप एक बुक लेके, फॉर एग्जांपल अगर आपकी मैथ्स वीक है, आपने केवल 10 तक ही मैथ्स पढ़ी है ना, उसके बाद फिर आपने अपना स्ट्रीम चेंज कर दिया था, तो इट इज़ एडवाइज टू यू ऑल कि प्लीज़ ट्रिग्नोमेट्री की या तो 9th-10th में जो बुक में दी हुई है एनसीईआरटी में वो वाली लेके बैठ जाइए। और थोड़ी सी अच्छी है, थोड़ी डिसेंट पढ़ाई कर ली थी 10th तक, तो फिर क्या कर सकते हैं आप सभी लोग 11th-12th में जो दी हुई है ट्रिग्नोमेट्री वो वाली एनसीईआरटी लेके बैठिए, वरना चीज़ें थोड़ा सा समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। नाउ सबसे पहले जो चीज़ हम कवर करने वाले हैं वो सब देखते हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन में आपको बताऊंगा क्या ट्रिग्नोमेट्री है, उसके बाद सारे फॉर्मूलाज जो हैं इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वो सभी आप आपस में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में पीवाई क्यूज को थोड़ा डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नाउ सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो वर्ड, वो 2 वर्ड से मिलकर बना है। नंबर 1 इज ट्राइगोन, नंबर 2 इज मेट्रॉन, ठीक है। ट्राइगोन वर्ड का मतलब होता है ट्राइंगल्स और मेट्रॉन वर्ड का मीनिंग होता है मेजरमेंट। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का जब जब ये बनाई गई थी अब से नो बहुत समय पहले, तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मीनिंग ही था एंगल्स, सॉरी मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल्स। मतलब जो ट्राइंगल का मेजरमेंट की जो पढ़ाई करते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर करते थे, पर जैसे जैसे एडवांसमेंट होता रहा, रिसर्च होती रही, तब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बाकी सारी चीज़ें जो हम आज के टाइम पे पढ़ते हैं, रेशियोज, आइडेंटिटीज, वो सारी भी इसमें ऐड होते चले गए। ट्रिग्नोमेट्री आप सभी को पता है कि एक ही ट्राइंगल पे डिपेंडेंट है, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में थोड़ा और कुछ भी डिस्कस करते हैं एप्लीकेशंस पर, हमारी ट्रिग्नोमेट्री में हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या देखेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। सेम हमारी पाइथागोरस थ्योरम भी किस पे बेस्ड है, राइट एंगल ट्राइंगल पे, ठीक है। आप सभी को पता है राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक कोई सा भी एक एंगल 90 डिग्री का हो, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। इसके अलावा हमारी राइट एंगल ट्राइंगल से कितनी सी गुजारिश है, क्या क्या चीजें जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें चाहिए होती हैं ट्रिग्नोमेट्री सीखने के लिए, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एज यू ऑल कैन सी यहाँ पे 3 टर्म्स है ना। नंबर 1 इज हाइपोटेनियस, ठीक है, नंबर 2 इज परपेंडिकुलर, नंबर 3 इज बेस। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, क्योंकि मेरे टाइम पे भी जब मैंने सबसे पहली बार ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी थी अपने 9th स्टैंडर्ड में, तो उस टाइम पे भी हमें सबसे ज़्यादा डाउट होता था इसे पहचानने में, विच इज़ हाइपोटेनियस और कौन सा है बेस, ठीक है। मतलब अगर ट्राइंगल थोड़ा सा भी डिफरेंट बन जाए तो मैं कंफ्यूज रहता था कि अब मैं इसको हाइपोटेनियस बोलूँ या इसको परपेंडिकुलर बोलूँ, है ना। ये डाउट्स हमारा हमेशा से रहता था। तो इसका बहुत अच्छा इलाज है मेरे पास, ठीक है। वो इलाज क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले थीटा ढूंढना है अपने ट्राइंगल में, ठीक है। आपके ट्राइंगल में जैसे ही आपको थीटा मिलता है, आपको क्या देखना है, थीटा की ठीक सामने वाली जो साइड होगी वो होगी हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है। इतना बस याद रखो, थीटा के ठीक सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनियस में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हाइपोटेनियस के लिए एक ही बात बोल रहा हूं, ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल की जो सबसे ट्राइंगल की सबसे लंबी वाली साइड होती है हाइपोटेनियस होती है। परपेंडिकुलर का डाउट नहीं होना चाहिए, यहां पे ही आप कंफ्यूज होते हैं, आई नो। परपेंडिकुलर का डाउट क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको थीटा पता है तो थीटा की ठीक सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। हाइपोटेनिस ये है, बचा हुआ क्या रह गया, बेस। बेस की कहानी खत्म। थोड़ा जो कंफ्यूज कर सकते हैं उनको और देख लेते हैं। देखो बेसिकली 2 ही पोजीशन बन सकती है ना, 2 ही जगह थीटा पहुंच सकता है राइट एंगल ट्राइंगल में। या तो थीटा यहाँ हो सकता है ना इस तरह का, या थीटा यहाँ हो सकता है, और क्या, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे बोल दोगे ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम ऐसे भी हो सकता है थीटा। तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है,
मैंने क्या बोला, थीटा की ठीक सामने वाली साइड क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। अगर ये थीटा है, ठीक सामने वाली साइड है ये, तो ये क्या है, इट इज परपेंडिकुलर। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड ये है, ये होगी हाइपोटेनियस, दिस इज बेस। सेम यहाँ पे तो चलो पहले से लिखा ही हुआ है, यहाँ पे देख लूँ, थीटा के ठीक सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। हमेशा परपेंडिकुलर सबसे पहले ढूंढना है, और उससे पहले क्या देखना है, थीटा कहाँ पे है। लॉन्गेस्ट साइड इज हाइपोटेनियस, बची हुई साइड बेस। ठीक थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेनियस, और बची हुई साइड बेस। ठीक है, तो अब ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसकी जरूरत पड़ती कब है, बेसिकली जब हम फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू दी है टेन थीटा की 3/4। ठीक है, तो आप सभी को पता है टेन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब परपेंडिकुलर अपने ट्रायंगल में कहाँ बनाऊँ, बेस कहाँ पे बनाऊँ, या हाइपोटेनियस कहाँ पे बनाऊँ, जिसकी मदद से बेसिकली हम रेशोज वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे हमें कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो उसका इलाज था ये। ठीक है, नाउ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो हमारे काम की थी वो मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। यहाँ पे मैंने इसको गुरु मंत्रा नाम दिया है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, इंग्लिश के 4 शब्दों में मैंने यही बात लिखी है कि थीटा के ठीक सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अब देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस नाम के एक बहुत अच्छे विद्वान मैथमेटिशियन थे। उन्होंने अपनी रिसर्च के दौरान ये देखा, राइट एंगल ट्रायंगल के रिसर्च के दौरान, कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसकी तीनों साइड्स के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। ठीक है, उस रिलेशन को ही उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम बोला। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आप सभी को पता है, यहाँ मैं एक ट्रायंगल की मदद से बता देता हूँ। उन्होंने बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो बची हुई दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। ठीक है, मैंने क्या बात बोली, मैंने बोला कि ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज बची हुई दोनों साइड मतलब परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। यही थी हाइपोटेनियस, वो सॉरी यही थी पाइथागोरस थ्योरम। इसी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हमारी जो 3 आइडेंटिटी जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उनका आविष्कार किया था हमारे पाइथागोरस साहब ने ही। मैं यहाँ पे आपको छोटा सा सॉल्यूशन भी करके दिखाता हूँ, है ना, थोड़ा सा आइडिया, मतलब बेसिकली मैं सारे की सारी सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ, है ना। जैसे कि आप सभी को पता है, आपके पास एक थ्योरम है, आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलो ये देखते हैं इसका आविष्कार कैसे हुआ, है ना। आप सभी इस आइडेंटिटी से बहुत अच्छे से ना भली भांति अवगत हो गए। ठीक है, मैं केवल पाइथागोरस थ्योरम लिख रहा हूँ। सबसे पहले हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब मैं दोनों साइड्स में हाइपोटेनियस स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहा हूं। ठीक है, देखिए व्हाट इट वुड बी, कैंसिल आउट 1 बचा, क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस थीटा होता है, बिल्कुल होता है जी, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो बहुत बड़ा काम नहीं था। इस तरह पाइथागोरस साहब ने आपकी इस आइडेंटिटी को फाइंड आउट किया था। इसी तरह आपकी दो और आइडेंटिटी हैं, कौन कौन सी, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड वन इज 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो उनको भी इसी पाइथागोरस थ्योरम से ही आइडेंटिफाई किया गया है। कैसे करोगे आप खुद भी करके देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे हाइपोटेनियस से दोनों साइड में डिवाइड किया था, आप एक बार परपेंडिकुलर से दोनों साइड में डिवाइड करके देखो और एक बार बेस से दोनों साइड में डिवाइड करके देखो, बची हुई दोनों आइडेंटिटी भी फाइंड आउट हो जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन, इस पे बेस्ड पीवाई क्यू एनडीए में तो पूछा गया है, सीडीएस में थोड़ा बहुत नो, कभी क्या हुआ है कि उन्होंने एक रेडियन में कोई एक क्वांटिटी दी, उन्होंने बोला ये रेडियन में है, इसको डिग्री में चेंज करके दिखाओ। बेसिकली किसी भी गिवन क्वांटिटी को अगर वो रेडियन में गिवन है तो उसको डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, और डिग्री में गिवन है तो उसको रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए प्रॉपर सिस्टम्स हैं। ठीक है, बेसिकली इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है आईआईटी जेईई में, पर मैं थोड़ा सा अभी इसको टच कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को, मैं सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिख सकता हूँ, पर हो सकता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओ। अगर थोड़े से अच्छे से पढ़ेंगे तो क्लैरिटी आएगी। ठीक है, बेसिकली दो सिस्टम है, फर्स्ट इज सेक्साडेसिमल सिस्टम, जैसे आप डिग्री बोलते हो ना, 90 डिग्री 40 डिग्री, ये सारा इस सिस्टम के अंदर आता है। बेसिकली इसमें होता क्या है, हमारा जो सुंदर सा राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, उसकी स्टडी के बाद हमें पता लगा कि जो एक राइट एंगल होता है, वन राइट एंगल, ठीक है, यहां बना रहा हूं इसको इस चार्ट पे, ठीक है, दिस इज वन राइट एंगल। ठीक है, तो जो एक राइट एंगल होता है ये 90 डिग्री के इक्वल होता है, इतना हमें स्टडी से पता लगा। ठीक है, जब हमने इसकी और फर्दर स्टडी की, मतलब बेसिकली 90 डिग्री को ना मैंने हर एक 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये क्या है, 1 डिग्री है। अब मुझे पता लगाना था कि जो 1 डिग्री है वो किसके इक्वल है, तो इसे हम लिखते हैं 60
मिनट्स के इक्वल, ठीक है। 60 मिनट्स का मतलब क्या है, ये जो 1 डिग्री था ना, मैंने इसके इक्वल 60 पार्ट्स और कर दिए फर्दर, ठीक है। सेम अब मुझे पता लगाना है 1 मिनट में और आगे कितना हम इसे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं। तो फिर से मैंने 1 मिनट को और फिर से 60 इक्वल पार्ट्स में कर दिया, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आया, 60 सेकेंड्स, ठीक है। इसमें जो हमारे काम की इंफॉर्मेशन है वो भी पता लगेगी आप सभी को। इसके बाद एक बेसिकली सिस्टम्स तो और भी हैं, पर हमारे काम के केवल दो हैं, एक हेक्साडेसिमल सिस्टम और दूसरा है सेंटेसिमल सिस्टम, या इसको सॉरी सर्कुलर सिस्टम, या इसको हम रेडियस मेजरमेंट सिस्टम भी बोलते हैं। बेसिकली है क्या, ये बोलता है कि अगर किसी भी सर्कल में, ध्यान से सुनना मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी भी सर्कल में उसकी आर्क की लेंथ, ठीक है, और रेडियस की लेंथ आपस में इक्वल हो, तब यहां पे बनने वाले एंगल को बोलते हैं 1 रेडियन। सेम यहां पे भी लिखा हुआ है, इट इज द एंगल फॉर्म्ड व्हेन द आर्क लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब कोई सा भी मैं एक सर्कल लूं, उसमें एक ऐसा आर्क लूं मैं जिसकी लेंथ रेडियस के इक्वल हो, मतलब दिस इज द आर्क, ठीक है, और इसकी लेंथ किसके इक्वल हो, रेडियस के इक्वल हो, तब इस बनने वाले एंगल को बोलते हैं 1 रेडियन। और रेडियन को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं 1 सी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेडियन मेजरमेंट सिस्टम। अब ये दोनों सिस्टम का मैंने इंट्रोडक्शन तो आपको बता दिया, अब इसका काम देखते हैं। मैं इन दोनों के बीच में एक रिलेशन लिख रहा हूं, उसकी वजह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। रिलेशन इज रेडियन अपॉन पाई इज इक्वल टू डिग्री अपॉन 180। इसको बस इतना याद रखना है। देखो डी स्टैंड्स फॉर डिग्री, ये तो कहीं ना कहीं सुना ही होगा ना, पाई, जो पाई होता है उसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो। आर रेडियन मीन्स पाई, डी डिग्री मीन्स 180 डिग्री, ठीक है। अगर तुम बेसिकली इसका प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ हमारे किसी काम का है नहीं, तो उस पर हम समय खराब नहीं करेंगे, हमें बस इतना रिजल्ट याद करना है। इसी पे बेस हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ लगा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 270 डिग्री इन रेडियंस। चलो थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये सीजीएल का पीवाईक्यू भी है, ठीक है। हमसे पूछा गया, सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से देखो, हमारे पास डिग्री में एक क्वांटिटी गिवन है, हमें रेडियन में उसका आंसर करना है। तो मेरे पास जो फॉर्मूला था, मैं सबसे पहले उसको लिख लेता हूं। मेरे पास फॉर्मूला था आर अपॉन पाई इज इक्वल टू डिग्री अपॉन 180, ठीक है। मेरे को फाइंड आउट क्या करना है रेडियंस में, तो मैं क्या करूंगा, आर को एक साइड में लिखूंगा और इस पाई को पहुंचा देता हूं उस साइड में, राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, टी डिग्री की वैल्यू कितनी है 270, पाई को मैंने वैसे ही रखा रहने दिया, और इट इज 180 डिग्री। 9 2 18, कितना आंसर आ गया, 3 पाई बाई 2। क्या ऐसा ऑप्शन गिवन है, बिल्कुल गिवन है, वेर इट इज ए ऑप्शन, ठीक है। तो इट वॉज वेरी सिंपल। ये जो पूरी कहानी, इतना बड़ा सत्संग अभी मैंने सुनाया है, उसमें एक ही काम की चीज़ है, और वो काम की चीज़ क्या थी, ये इस रिलेशन को याद रखना है। छोटा सा प्यारा सा मोहब्बत वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी पे बेस्ड। यहाँ पे उल्टा करना है, देखो यहाँ पे हमें डिग्री में फाइंड आउट करना है, रेडियंस में चीज़ गिवन है, कोई बात नहीं, मैं फिर से अपना वही फॉर्मूला लिखूंगा, आर इज इक्वल टू पाई, आर अपॉन पाई इज इक्वल टू डी अपॉन 180, ठीक है। इस बार मुझे किस चीज़ में फाइंड आउट करना है, डिग्री में फाइंड आउट करना है, तो 180 को मैं एक साइड में कर देता हूँ, डी इज इक्वल टू 180 डिग्री आर अपॉन पाई। मैंने कुछ भी नहीं किया, देखो इस 180 को इस साइड में लिख दिया है बस। डिग्री में आंसर फाइंड आउट करना है 180, रेडियन में कितना गिवन है, इट इज पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 आ गया रेडियन की जगह पे, अपॉन में पाई वैसे ही रखा रहने देंगे, तो कुछ भी नहीं रह गया, पाई से पाई कैंसिल, 3 6 जा 18, डी की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। क्या 60 डिग्री ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा काम नहीं था, ये बहुत ही छोटा सा काम था, और इट इज द बेसिक्स, और ये स्टार्टिंग है, वार्म अप है, तो आप भी कर पा रहे होंगे, मुबारक हो आप कर पा रहे हैं। थोड़ा जैसे ही आगे बढ़ेंगे तब पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। अब धीरे धीरे फॉर्मूले स्टार्ट हो रहे हैं। देखो एक बहुत अच्छी सी चीज बताता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है ना। एक और चैप्टर भी है जिसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है, कैलकुलस भी है, ठीक है। सीडीएस में बात करूँ तो ज्योमेट्री पूरा में है, मेंसुरेशन है, ठीक है। अर्थमेटिक में बात करें तो नंबर सिस्टम है, परसेंटेज है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। ट्रिग्नोमेट्री की क्या खास बात है ये बताता हूँ। और सारे फॉर एग्जांपल परसेंटेज चैप्टर जो कि सीडीएस में आता है, उसमें हर क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वहाँ पे हर एक क्वेश्चन एक कॉन्सेप्ट है, एक फॉर्मेट है, उस पर बेस्ड और क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में वो चीज़ भी है, ठीक है, कॉमन चीज़ है वो सारे के सारे क्वेश्चन में, सारे के सारे चैप्टर्स में। उसके अलावा एनडी में बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट में आपने जितने अच्छे से प्रॉपर्टी सारी की सारी पढ़ ली, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर लिए, आपका काम बन जाएगा।
ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, फिर से बोलता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, इसमें नंबर 1 स्टेप होता है फॉर्मूलाज। किसी कॉन्सेप्ट की बात ही नहीं होती स्टार्ट। व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री मेरी ज़िंदगी में तभी आई थी, ठीक है, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था। तो उससे पहले मेरी मैथ अच्छी थी, हमेशा से अच्छी थी, कि बिकॉज माय फादर यूज्ड टू टीच मी, और वो मैथ्स ही पढ़ाते थे, तो मेरी मैथ्स 6 से अच्छी थी। पर ये कुछ नई चीज़ थी, ठीक है। 8 तक मेरी ज़िंदगी में मेरी किताब में मैथ्स नाम की थी कोई चीज़, पर जैसी ट्रिग्नोमेट्री आई वाज लाइक कि इसमें गणित तो खत्म ही हो चुकी है। पर इस ये इंटरेस्टिंग कब बनी, जब मुझे सारे के सारे फॉर्मूले ज़्यादा हो गए थे। मतलब जो मेरे टीचर थे वो क्या करते थे, उन जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर आया, उन्होंने समझाना बिल्कुल बंद कर दिया। उन्होंने सबसे पहले दिन 2 पेजेस पे लिखे हुए फॉर्मूलेस दिए, ठीक है। उनमें ऐसे स्टार्टिंग थी, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ था साइन थीटा इजिकल टू 1/cos थीटा, वो सॉरी 1/cosec थीटा, cos थीटा इजिकल टू 1/sec थीटा, उसके बाद 3 रेशियोज, फिर फॉर्मूला 3, मतलब 4 5 6 करके पूरी सीक्वेंस लेकर 40 फॉर्मूलाज थे उसमें। और अगले आने वाले 4 दिन तक वो हम डेली के डेली जाते थे और 1 घंटे बैठ के वहाँ पे फॉर्मूलाज लिखते थे, ठीक है। तो मुझे 5 दिन में उनका इंटेंशन बिल्कुल खत तक समझ में नहीं आया, और इवन 5 दिन, स्टार्टिंग एक दिन तो चलो नई नई चीज़ थी तो हमने भी लिख ली, दूसरे दिन लिख ली मोटिवेशन में, क्योंकि एक दिन पहले पढ़ चुके थे। पर तीसरे चौथे 5वें दिन आते आते तो मैं, मेरे सारे साथी भी सर को गाली दे रहे थे कि सर ये क्या ही करा रहे हो। पर 5th डे के बाद 6th डे जब उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया और क्वेश्चन हमारे सामने आया, तो हम खुद से सॉल्व कर पा रहे थे, उन्हें उनके समझाने से पहले। और वो ऐसा हो क्यों रहा था, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, जितने अच्छे से आपको फॉर्मूलाज पता है, आप उतने उतने अच्छे से सोच पाओगे, आपकी अप्रोच बनेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। पर अगर आपको पहला स्टेप में या फेल हो, ठीक है, आपको फॉर्मूलाज ही नहीं याद है, तो आप बस यही करते रहना, ट्रिग्नोमेट्री मेरे को समझ में नहीं आती है। और आई एम टेलिंग यू, जब तक ये नहीं याद होंगे ना, 3-4 जिंदगियां तो लग जाएंगी, ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, फॉर्मूलाज याद करने ही है। और फॉर्मूलाज याद मैं नहीं करा सकता, और दुनिया का कोई भी टीचर यहाँ पे खड़े होकर आपको फॉर्मूलाज तो याद नहीं कराएगा कि बेटा चलो बोलो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा, फिर तुम उधर से रिपीट करो, ठीक है। तो यू आर नॉट दैट मच नो स्टूपिड और किड, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्मूलाज याद करने हैं। देखो सीधी सी कहानी, इसका कंक्लूजन क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप मेरी वीडियो से लेके सारे, कहीं से भी, मैं तो बोलता हूँ मेरी वीडियो से नहीं, कोई भी बुक है आपके पास, एनसीईआरटी है और कोई एडिशनल बुक है, उसमें से सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला नंबर वाइज, ठीक है, सीक्वेंस से लिखो 1 2 3 4, मतलब नेक्स्ट टाइम आप जब लिखो तो उसी सीक्वेंस में लिखने हैं। डेली 3 से 4 बार उनको लिख लो फॉर्मूलाज को, आपका थोड़ा सा बेसिक्स बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो कॉन्सेप्ट्स मैं पढ़ा रहा हूँ, उन कॉन्सेप्ट्स को नोट करना स्टार्ट करो, छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करो। अगर आपने मैथ्स अच्छे लेवल पे नहीं पढ़ी है, 11th 12th में नहीं पढ़ी है, ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ी है, ठीक है, उसके बाद फिर सीधे पीवाईक्यूज लगाओ। यही कहानी है। और बेसिकली हर चीज़, हर ऑलमोस्ट सारे चैप्टर पे वर्क करती है। इस पे मैं फॉर्मुलाज पे क्यों जोर देता हूँ, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग ही फॉर्मुलाज से होती है। बाकी सब तो जैसे अगर चैप्टर है तो मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट करूंगा, बीच में फॉर्मुला आएगा, उसे याद करा दूंगा, ठीक है, और वो वहीं के वहीं याद भी हो जाता है। पर ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि फॉर्मुलाज थोड़े ज़्यादा हैं और अच्छे लेवल पे भी, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मुलाज स्टार्ट है, ठीक है। इसे याद करने का चलो एक सिंपल, जो हमने बचपन से पढ़ी भी है ना, जो हिंदी मीडियम से वो पढ़ते हैं लाल बटे कक्का करके, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब क्या है, यहाँ पे L स्टैंड फॉर लंब, आधार, और K स्टैंड फॉर कर्ण। चलो अंग्रेजी मीडियम वालों थोड़ी नई चीज सीख लो। आप जिसे परपेंडिकुलर बोलते हैं उसे आप ही के हिंदी मीडियम के साथ ही लंब बोलते हैं, ठीक है, लंब। जिसे आप प्यार से हाइपोटेनियस बोलते हैं उसे आपके हिंदी मीडियम के साथ ही बोलते हैं कर्ण, ठीक है। और जिसे आप बेस बोलते हैं उसे ही आपके हिंदी मीडियम के साथ ही बोलते हैं आधार, ठीक है। तो दिस इज एल एल ए एल अपॉन के ए, लाल बटे कक्का, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम के विद्वान हैं वो उसे पीवीपी अपॉन एच भी बोलते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट है भाई, आपके टीचर को ये वाला ज़्यादा पसंद आता होगा तो उन्होंने ये पढ़ाया होगा, वरना डजेंट मैटर। द ओनली थिंग विच मैटर इज ये चीज़। ये बेसिकली ये सब मीन सारे के सारे फॉर्मुलाज को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, जिसकी वजह से आप याद कर सकते हो। याद कैसे कर सकते हो, देखो जो फर्स्ट लाइन है एल अपॉन के, इट इज साइन थीटा, सेम यहाँ पे भी पी अपॉन एच इज साइन थीटा, बी अपॉन एच इज कॉस थीटा, पी अपॉन बी इज टेन थीटा। देख लो, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्योंकि साइन थीटा जो होता है वो कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो देखो बस पलट गया, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर आ गया है। कॉस थीटा भी रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा का,
tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, तो देखो आपस में चेंज हो गए हैं। तो ये थे फॉर्मूलाज, ये छोटी सी ट्रिक है पर याद ही कर लो, वो ज़्यादा बेटर है ना। जो मैंने अभी बात बोली रेसिप्रोकल फॉर्मूलाज, इसमें कुछ भी नया बताने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू मेमोराइज इट, देयर इज नो एनी ऑप्शन। ये आइडेंटिटी है, इस पे बेस्ड एक थोड़ी अच्छी सी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये जो आइडेंटिटी है नंबर 1 वर्क कि आप इसे पाइथागोरस थ्योरम की मदद से, ठीक है, प्रूफ करके देखो। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था ना, एक बार प्रूफ करके देखो तो थोड़ा सा ना याद हो जाएंगी ये, तो मैं ये कंफ्यूजन नहीं होगा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा था या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था, 1 अपॉन कॉस कोसेक स्क्वायर थीटा था या 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था। तो ये जब 2 बार सॉल्व कर लोगे ना, खुद से प्रूफ कर लोगे, तो ये वाला कंफ्यूजन दिमाग से निकल जाएगा, तो ये भूलोगे नहीं, लॉन्ग टर्म पे याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब रही इस क्वेश्चन की बात। इस क्वेश्चन की बात करने से पहले एक छोटी सी चीज समझो, है ना। बेसिकली दिस इज द PYQ, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन और भी आ सकता है, क्योंकि ठीक है, इसकी एक जनरल थीम मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कभी भी आपके पास इस तरह का कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल टू c, ठीक है, इफ, ठीक है। अभी सब कुछ भूल जाओ, क्वेश्चंस मतलब बीच में आ गया तो उसको इससे निपट ही लेते हैं। अगर आपके पास कभी भी ऐसा जनरल एक्सप्रेशन बने a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल टू c, ठीक है, और आपसे पूछा हो a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा क्या होगा, ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब बोला है कि इफ दिस इज द कंडीशन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो हम एक छोटा सा एक्सप्रेशन अभी याद कर लेते हैं, ठीक है। पहले मैं इसको इन जनरल फॉर्म में सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ, है ना, शॉर्टकट पे जाने से पहले। फॉर एग्जांपल दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैंने दोनों इक्वेशन को नाम दे दिया। यहाँ पे जो चीज़ मुझे नहीं पता थी, इसको मैंने अभी के लिए मान लिया, लेट्स से इट इज x, ठीक है। अभी मैंने इसको x मान लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, केवल स्क्वायरिंग एडिंग कर रहा हूँ। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। व्हाट आई एम डूइंग, इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर करके इक्वेशन नंबर 2 में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। देखो इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, क्या ये a प्लस बी, ए माइनस बी लिखा हुआ है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है मतलब 2a साइन थीटा b कॉस थीटा, ठीक है। तो बेसिकली देखो मैंने किया क्या है, इसको इसका स्क्वायर करके एक साइड में लिख दिया है। सेम मेरे को इक्वेशन 2 जोड़नी है इसमें, मतलब ये वाली a माइनस बी का स्क्वायर भी जोड़ देता हूँ। व्हाट इट वुड बी, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस 2a साइन थीटा b कॉस थीटा, ठीक है। देखो a प्लस बी का स्क्वायर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी स्क्वायर का, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो इक्वल में है। इस साइड में भी स्क्वायरिंग एडिंग हो जाएगी, सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने कुछ भी नहीं किया है, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करके इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ दिया है, सेम इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड का स्क्वायर करके राइट हैंड साइड में ऐड कर दिया है, ठीक है। जो चीज़ कट रही है उसको काट देते हैं, जैसे यस फिनिश्ड, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, आप यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ सकता है सर, बिल्कुल आ सकता है। ए स्क्वायर कॉमन आ गया, कितना बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हमें एक फॉर्मूला याद है इससे रिलेटेड, बिल्कुल याद है, उसकी बात हम करेंगे थोड़ी देर में। प्लस ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखा है बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्या बचेगा, सेम साइन स्क्वायर थीटा वहाँ से और कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से। इक्वल में जो चीज़ है उससे कोई छेड़खानी नहीं करते हैं, उसको वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, दोनों 1 हो गए, तो मेरे पास फाइनली क्या एक्सप्रेशन मिला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बेसिकली इतना बड़ा काम नहीं करना है आपको एग्जाम में, मैं एक्सप्रेशन की मदद से क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, बस मैं एक्स को एक साइड में छोड़ रहा हूं, ध्यान से देखना। मेरे पास आया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, बेसिकली सी को मैं दूसरे साइड में लेके चला गया। तो एक्स की फाइनली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई है? अभी एक्स की मेरे पास फाइनली वैल्यू आ चुकी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इतनी चीज़ ही इसमें काम की है, बेसिकली ये भी काम का नहीं है। काम का लास्ट में जो मेरे पास एक्सप्रेशन आया है वो है। तो अब जो चीज़ आपको अपनी पुस्तक में नोट करनी है, साथ ही साथ अपने मस्तक में भी नोट करनी है, वो चीज़ क्या है कि जब कभी भी आपके पास इस प्रकार का एक्सप्रेशन आएगा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी, और आपसे पूछा जाएगा कि प्लीज़ बता दीजिए 8 कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये x होगा तो इस x की वैल्यू क्या होती है? हमेशा इस x की वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। मतलब देखो क्या ये सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है? ए की जगह पे यहाँ पे क्या है 3, बी की जगह पे है 5, सी की जगह पे है 5। एक्सप्रेशन में देखो सेम पूछा 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो अभी अभी मैंने खुद से सॉल्व किया है, देखो क्या यहाँ पर आंसर आएगा ए अंडर रूट में ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, माइनस सी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर अगेन 25, 25 से 25 कैंसिल, अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है? प्लस माइनस 3। क्या यहाँ पे प्लस माइनस 3 है? नहीं, कोई बात नहीं, प्लस का 3 तो है, मेरा काम चल गया। व्हाट इज द आंसर? 3 इज द आंसर। ठीक है, तो इट वॉज द जनरल एक्सप्रेशन। इसे लिखेंगे हम अपने कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, इसको तुम गुरु मंत्र, शॉर्ट ट्रिक, प्यार से जो नाम देना चाहते हो दे सकते हो, डजेंट मैटर। बस याद रहना चाहिए कि अगर ऐसा कभी एक्सप्रेशन आएगा तो मैं अपना समय खराब नहीं करूंगा। आई हैव द शॉर्ट ट्रिक, आई हैव द नो, मैंने पहले ही उतना होमवर्क कर रखा है कि मैं सीधे इसकी मदद से आंसर को फाइंड आउट कर लूंगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन और आ गया, फिर से मैं आइडेंटिटी की बात कर लेता हूं। हम सभी को बहुत अच्छे से पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा के। कोई दिक्कत परेशानी है? बिल्कुल नहीं है। क्या मैं टेन स्क्वायर थीटा को साइड में ले जा सकता हूं? बिल्कुल ले जा सकता हूं। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा एक्सप्रेशन को? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। क्या आप सभी को छठी क्लास का ये फॉर्मूला याद है? क्या यहाँ पे वैसा एक्सप्रेशन बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? क्या होता है ये? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, छठी का फॉर्मूला तो याद आ गया है। पढ़ाई नहीं करेंगे तो एग्जाम में छठी का दूध भी याद आ जाएगा। तो यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, पढ़ाई करिए। मतलब बेसिकली बैलेंस रखना चाहिए ना हर चीज का। देखो, दोज हु आर टेकिंग दिस लेक्चर ऑब्वियसली दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिफेंस एग्जाम्स। ठीक है, एनडीए, वेदर या तो एनडीए के लिए या तो सीडीएस के लिए। देखो जितने भी मैं बोल रहा हूँ, जितने भी प्रोफेशंस हैं ना, वेदर इट इज़ टीचिंग, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, ठीक है, और एक डिफेंस। ठीक है, तुम अगर ध्यान से देखोगे ना तो डिफेंस वाला बंदा होता है ना, आई कैन से नो ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स, ठीक है, दे आर नो गुड एट एवरीथिंग। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर, कोई टीचर है, ठीक है, वो बोलने में उसका पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे से अपनी बात को समझा पाता होगा। ठीक है, दूसरा क्या ले सकता हूँ? इंजीनियर, उसका माइंड बहुत क्रिएटिव होगा। ठीक है, डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर चलो उनका तो प्रोफेशनली हो गया, अलग ही है ना। पर अगर तुम आम ही देखोगे ना, एक अकेला ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे तुम एक बंदे को ना 2 से 3 4 प्रोफेशन का काम अकेले करते देखोगे। ऐसा कौन सा ऑफिसर है जिसके पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा नहीं होता है? ठीक है, ऐसा कौन सा ऑफिसर है जो फिजिकली फिट नहीं होता? भाई एवरीवन। तुम्हारी आर्मी में देयर इज नो पार्टिकुलर, अलग से एक सर्विस बनी है विच इज AMC, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, अलग से कोर बनी हुई है। ठीक है, पूरी सारे के सारे डॉक्टर्स हैं। क्या उन डॉक्टर को बंदूक चलानी नहीं आती है? बिल्कुल आती है। कांट दे टीच? बिल्कुल पढ़ा सकते हैं। क्या उनका पावर ऑफ एक्सप्रेशन अच्छा नहीं होता है? बिल्कुल होता है, एकदम फर्स्ट क्लास होता है। क्या वो फिजिकली फिट नहीं होते हैं? अभी एक नंबर फिट होते हैं। ठीक है, तो जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो ना, तो उस एग्जाम के लिए पढ़ना भी एक, ठीक है, हिस्सा है उस तैयारी का। ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि यू विल स्केप इट। पहले आपको रिटन परीक्षा ही देनी है। ठीक है,
उसके बाद ही फिर आपका एसएसबी आएगा, उसके बाद ही फिर आपका मेडिकल होगा, उसके बाद ही फिर आप एकेडमी में जाके जो आपका ड्रीम है ना, स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और नो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे जाके अचीव करने का, तो वो आगे की कहानी है। नंबर 1 स्टेप इज दिस, ठीक है। तो मस्ट बी गुड एट एवरीथिंग, पर ऐसा नहीं कि पूरे दिन पढ़ना ही है, खेलना भी अच्छा है, खाना भी अच्छा है, ठीक है। अपने आसपास जो लोग हैं उनके साथ रिश्ते भी अच्छे बनाने, ठीक है। मतलब हर चीज़ का बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। देन ओनली यू विल बिकम अ वेरी गुड डैम गुड ऑफिसर, ठीक है। चलो इतनी कहानी समझ में आई। तो बेसिकली इतना जो गाना गाया था वो इस एक्सप्रेशन के लिए था। तो इसमें जो याद रखना है वो ये एक्सप्रेशन याद रखना है आपको, ठीक है। जो मैंने आप ही के, बेसिकली नॉट आप ही के, हम सभी के गुरुजी पाइथागोरस गुरुजी ने जो एक थ्योरम बनाई थी उसी की मदद से मैंने ड्राइव किया है, ठीक है। तो जो इस एक्सप्रेशन में मेरे काम का नहीं है उसको मैं इरेज कर देता हूँ। और इसको अपनी कॉपी पे लिख के अपना टाइम खराब मत करिएगा प्लीज़। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हैं ताकि आप लॉन्ग टर्म पे याद रख पाएँ, पर बेसिकली कॉपी में लिखने वाली चीज़, ठीक है, पुस्तक और मस्तक दोनों में लिखने वाली चीज़ ये है, ठीक है। ये चीज़ याद रहनी चाहिए। मतलब बेसिकली सेक थीटा प्लस टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखो यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 गिवन है मेरे पास। क्या मैं लिख सकता हूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो होगा वो 1/2 होगा। देख लो बेसिकली रेसिप्रोकल ही है, ठीक है। अगर सही से समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करो, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखो एक जगह पे। सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, 2 गिवन है, तो यहाँ 2 लिखो। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे पहुंच जाएगा 1/2, तब भी ये एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर ले रहा हूँ। इसको दे दिया मैंने नाम इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है। माइनस टेन थीटा से प्लस का टेन थीटा कैंसिल आउट हो गया। सेक थीटा प्लस सेक थीटा क्या बनेगा, 2 सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2, ठीक है। देखो यहाँ तो कोई दुख परेशानी नहीं होनी चाहिए। टेन थीटा और टेन थीटा आपस में कैंसिल हो गए, सेक थीटा बन के क्या हो गया, 2 सेक थीटा। 2 प्लस 1/2 आपस में ऐड कर लेते हैं। चलो अभी बेसिकली सेक थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 4 प्लस 5/2, और ये 2 जब अपॉन में मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा तो ये बन जाएगा 4, ठीक है। 2 × 2, तो ये बन गया सेक थीटा इज इक्वल टू 5/4। क्या मैं इसको थोड़ा सा पलट के 4/5 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यही थी कॉस थीटा की वैल्यू। अच्छा किस चीज़ की पूछी, सेक थीटा की वैल्यू पूछी थी, तो यहीं पे आंसर आ चुका है, ठीक है। तो दिस वाज द आंसर। इसमें कोई भी दिमाग लगाने वाली चीज़ थी नहीं, बहुत आसान सी चीज़ थी, छोटी सी चीज़ थी, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर से वही हमारे फॉर्मूलाज आ चुके हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है तो फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे, नो करने पड़ेंगे, नो कोई ऑप्शन है ही नहीं है, नॉट एट ऑल। tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिखा है, इसकी मदद से अभी हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट साइन टू थीटा, चलो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं ये भी। इसका तो भरपूर यूज़ होगा आपकी पूरी कैलकुलस में भी, ठीक है। ट्रिपल एंगल्स का फॉर्मूला का भी यूज़ होने वाला है इसमें। जो ये वाला फॉर्मूला है, अगर किसी ने PYQ सॉल्व किए होंगे, ठीक है, यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है, हो सकता है आपकी स्क्रीन में बहुत छोटे दिखें, फिर आप कमेंट में लिखें कि सर फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है। ये लिखे हुए हैं पर बहुत छोटे छोटे हो गए हैं, ठीक है, वही सिस्टम की वजह से ही, वरना फॉर्मूलेज गड़बड़ नहीं है। और मैं तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि यहाँ से टीपने की जगह ये फॉर्मूलाज तो हर जगह यूनिवर्सल हैं। आप दुनिया में कहीं पे गूगल पे किसी भी किताब पे लोगे तो ऐसा नहीं होगा कि साइन टू थीटा इज इक्वल टू 2 sin 4 थीटा कॉस 4 थीटा लिखा होगा, ठीक है। ऐसा कहीं भी नहीं होगा। आप किसी भी बुक, कोई भी बुक उठाओ आपके पास जो भी है, सारी बुक्स में सेम ही फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है उनमें। मैंने ये अपनी तरफ से नहीं बनाया है, ठीक है। प्रोडक्ट टू सम, ठीक है, ये भी सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं। देखो ये वाले जो फॉर्मूलाज गिवन है ये वही है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंट नहीं है, कोई नए फॉर्मूलाज नहीं है। फॉर्मूलाज टेबल। अब देखो इतनी वैल्यूज तो हम याद कर सकते हैं ना। बेसिकली मैं क्वाड्रेंट की बात करने वाला हूँ। ये सारी वैल्यूज तो याद की जा सकती हैं। यहाँ पे चलो एक चीज़ मेरे को दिख गया अनडिफाइंड, तो इसको भी मैं बता देता हूँ। बहुत सारी जगह पे ना आप लोग लिख लेते हो कि tan 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे एक चीज़ बताने दो, बेसिकली इनफाइनाइट जैसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और इनफाइनाइट इज नॉट 1/0, ठीक है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। अगर आप कहीं भी लिखते हो ना 1/0 इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो यू आर रॉन्ग ब्रो, आपने गलत शिक्षा पाई है। 1/0 बेसिक में बेसिकली क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, नॉट इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखना है ना। और tan 90 डिग्री की वैल्यू इज अनडिफाइंड, ठीक है, नॉट इन्फिनिटी। तो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखना, दीज आर बेसिक्स, ठीक है। इसको तुम कहीं भी लिख सकते हो, 1/0
इज नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। कभी बोल दिया होगा बचपन में किसी मास्टर ने, हमको भी बताया गया था, मेरे सर ने भी बताया था, पर उस टाइम पे हम ये अनडिफाइंड पूछेंगे तो हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे, उनकी भी गलत। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं, उन्हें सब कुछ पता है, पर उन्हें ये भी पता है कि हमारी बुद्धि कितनी बड़ी है, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि इट इज इनफाइनाइट, ठीक है। नाउ अब करते हैं कोऑर्डिनेट्स की बात, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स में सीधे आता हूं ASTC पे, दिस इज द बेसिक्स, ठीक है। ASTC का मतलब आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसका मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, ठीक है। टी का मतलब क्या होता है, टेन एंड कॉट पॉजिटिव। इसका तो एक चार्ट बना लो एक जगह पे अच्छे से, क्योंकि इसका यूज तो होगा ऑब्वियसली। और यहाँ पे बचे हुए जो रह गए कॉस और सेक, भाई भाई जो हैं, केवल ये पॉजिटिव होते हैं। अब ये भला क्या है ये बताता हूँ। बेसिकली हमने एंगल्स को पढ़ने के लिए और एंगल के मेजरमेंट, हमें जो बहुत बड़ी लंबी सी टेबल याद ना करनी पड़े, उसको अपनी सहूलियत के लिए हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम का आविष्कार कर लिया था। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एंगल का मेजरमेंट इस डायरेक्शन में, मतलब बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, ये भी याद रखना है। यहाँ पर इट इज़ 0 डिग्री, या आप प्यार से इसको 360 डिग्री भी बोलते हैं, क्योंकि जब कंप्लीट एंगल हो जाता है तो इट इज़ 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर इसको 90 डिग्री बोलते हैं, और कभी कभी इसे प्यार से π/2 भी बोला जाता है। सेम यहाँ पर इट इज़ 180 डिग्री, और प्यार से इसको पाई भी बोलते हैं, ठीक है। हेयर इट इज़ 270 डिग्री, और प्यार से इसको 3π/2 बोला जाता है। ये होगा हमारा स्टेप नंबर 2। अब आते हैं थोड़ी सी काम की बात पे, जो हमें याद भी रखनी है, ठीक है। अगर मेरा एंगल इस वाले क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये भी लिख देता हूँ नाम, इट इज सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर मेरा एंगल 0 से 90 डिग्री का है तो वो इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। मैं लिखूंगा कैसे, वो रेशियोज के हिसाब से चेंज होते हैं। उससे आगे बढ़ने से पहले एक चीज और देखो, जब कभी भी एंगल का ब्रेकडाउन 90 प्लस माइनस थीटा में हो रहा हो, या 270 प्लस माइनस थीटा में हो रहा हो, ठीक है। बेसिकली क्वाड्रेंट तो मैं समझाऊंगा, उससे पहले बेसिक समझा रहा हूँ। इतना याद रखो कि दिस इज 0 डिग्री, 360 डिग्री, दीज आर द एंगल्स, ठीक है। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसे सेकंड, इसे थर्ड, इसे फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे रेशोज, जो 6 रेशोज हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, वो सारे पॉजिटिव रहते हैं, उनकी वैल्यू पॉजिटिव आती है। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक की, थर्ड में टेन कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक की वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं। यहां मैं बता रहा हूं, जब कभी आप एंगल का ब्रेकडाउन करते हैं, ठीक है, ये लिख लेना, आपने बहुत जगह से पढ़ लिया होगा, आई नो, सभी लोगों ने बताया, पर ये क्योंकि जो आलसी लोग होते हैं ना, वही बहुत अच्छी चीजें खोज के निकालते हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये मैंने अपनी तरफ से निकाला ताकि मैं एक ही पेज पे पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे समझ सकता हूं, ठीक है। जब आप अपने एंगल का ब्रेकडाउन 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा में करते हैं, तब एंगल चेंज होता है, ठीक है। और जब आप अपने एंगल का ब्रेकडाउन 180 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा में करते हैं, तब रेशो में नो चेंज होता है। अब ये चेंज और नो चेंज क्या है, इसकी कहानी भी समझते हैं। बेसिकली जब आपका साइन थीटा होगा, इसको यहां ना लिख के यहां लिखते हैं, नहीं चलो यहीं लिखते हैं। जो साइन थीटा होगा ये चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, एंड वाइस वर्सा। केमिस्ट्री के साइन का यूज मैं मैथ्स में भी करूंगा, ठीक है। सेक थीटा जो होगा वो कोसेक थीटा में चेंज हो जाएगा, और कोसेक थीटा सेक थीटा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेम टेन थीटा कॉट थीटा में चेंज होगा, वहीं कॉट थीटा टेन थीटा में चेंज होगा, ठीक है। पर ये चेंज होगा कब, जब मैं अपने एंगल का ब्रेकडाउन इस तरह करूं, या तो 90 प्लस माइनस में लिखूं या 270 प्लस माइनस में लिखूं, ठीक है। तो ये थी बेसिक वाली कहानी। अब करते हैं इसका प्रैक्टिकल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहां पर अगर मेरे पास वैल्यू है, सबसे छोटा एग्जाम्पल लेता हूं, मैं लेता हूं 45 डिग्री, या 45 डिग्री नहीं, मैं लेता हूँ 60 डिग्री। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 60 डिग्री। मतलब बेसिकली आप सभी को साइन 60 डिग्री की वैल्यू पता है, मुझे पता है, आप सभी लोग बहुत होशियार हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ बस। मैं साइन 60 डिग्री का ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, ठीक है, 90 के एंगल में। क्या मैं साइन 60 डिग्री, 60 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 माइनस 30 डिग्री। आंखें खोलो और थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। क्या मैं 60 डिग्री को 90 माइनस 30 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो बेसिकली क्या बन गया, साइन
90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, मैंने सेम ही लिखा है। अब मैंने क्या बोला, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, मतलब सभी का पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे था ना ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव का मतलब क्या है, चाहे साइन हो, कॉज हो, टेन हो, कोसेक, सेक, कॉट, कुछ भी हो, उसकी जो वैल्यू आएगी दूसरी साइड में, दैट वुड बी पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेम इस साइड में, अगर साइन थीटा की वैल्यू और कोसेक थीटा की वैल्यू में चेंज कर रहे हैं सामने की साइड में, अगर यहाँ पे लिखा होता साइन फॉर एग्जाम्पल 170 डिग्री, ठीक है, तो दूसरी साइड में आंसर में क्या आता, कॉस। ठीक है, मैं कॉस में नहीं, सॉरी, आंसर कैसा आता, पॉजिटिव। वहीं पे अगर यहाँ पे लिखा होता cos 170 डिग्री, तो उस साइड में आंसर कैसा आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि इसमें केवल दो ही पॉजिटिव है, साइन और कोसेक। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से आ जाता हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या लिखा है, साइन 90 माइनस थीटा। पहली चीज, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जब भी मेरे पास कोई एंगल गिवन होगा उसे मैं तोड़ूंगा, ब्रेक डाउन करूंगा 90 प्लस माइनस में, 270 प्लस माइनस में, या तो 180 प्लस माइनस में, या तो 270 प्लस, सॉरी 360 प्लस माइनस में। अच्छा, थोड़ी सी मैंने गड़बड़ करके लिखी है, कोई बात नहीं। अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो वो गलती नहीं बचती है, मुझे एहसास नहीं हुआ, मैंने अपनी गलती सही कर ली है ना। तो बेसिकली यहाँ पे जो साइन 90 माइनस 30 डिग्री लिखा हुआ है, सबसे पहला आपने काम क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, नंबर 1। नंबर 2 पे आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे क्या ये चेंज होगा या नहीं होगा। देखो साइन 90 प्लस, साइन 90 प्लस माइनस थीटा चेंज होता है, बिल्कुल होता है, तो चेंज तो होगा, मतलब किस चीज़ में चेंज होगा, वो किस चीज़ में चेंज होगा, कॉस में चेंज होगा। तो ये कितना आ जाएगा, कॉस 30 डिग्री। तो बेसिकली साइन 90 माइनस 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो कॉस 30 डिग्री के बराबर है, ये हम सबको पता भी है। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है √3/2। क्या कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, मतलब हमारा आंसर वेरीफाइड है। ठीक है, तो ये था क्वाड्रेंट सिस्टम। एक थोड़ा और एग्जांपल ले लेता हूँ, चलो। सेकंड क्वाड्रेंट में मैं लिख लिया साइन, साइन नहीं, थोड़ा साइन चेंज करने वाला लेते हैं अभी, है ना। मैं ले लिया कॉस 135 डिग्री। अब कॉस 135 डिग्री की वैल्यू तो हमें याद है नहीं, ठीक है, क्या मैं इसको ब्रेक डाउन करके ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस 90 प्लस 45 डिग्री। अब देखो, क्योंकि 90 प्लस 45 डिग्री लिखा है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में आ चुके हैं। यहाँ से 0 से 90 डिग्री था, अब ये 90 प्लस 45, 135 डिग्री कितना बड़ा है, 90 से बड़ा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। अब मुझे देखना है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या चीज़ पॉजिटिव होती है। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और ये है क्या, कॉस, मतलब आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या ये चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। चेंज किस में होगा, कॉस किस चीज़ में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -1। तो ये था क्वाड्रेंट सिस्टम, जो कि बहुत बड़ा काम नहीं है। आपकी सहूलियत के लिए मैंने थोड़ी वैल्यूज लिखी हैं, देखो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, पहले बस ऊपर वाले एंगल देख लो, वरना फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे आप। ठीक है, ये सारे के सारे वही लिखे हुए हैं, ये केवल आपकी सहूलियत के। आप वीडियो पॉज करो, थोड़ा सा ध्यान से देखो, अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी दिमाग की क्षमता का सही उपयोग करो, तो तुमको थोड़ा पता लगेगा। देखो यहाँ पे मैं उसे दूसरी तरह से भी लिख सकता हूँ। देखो, कोई एंगल अगर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल 150 डिग्री, तो मुझे इतना तो पता लग गया कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि 90 से 180 के बीच में ही आता है 150। ठीक है, 90 से 180 के बीच में ही आता है 150। पर इस 150 को मैं दो तरह से लिख सकता हूँ, कैसे, या तो मैं इसको लिख लूँ 90 प्लस 60 डिग्री, ठीक है, या तो मैं इसको लिख लूँ 180 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, ये 180 के टर्म्स में लिखी है, 90 के टर्म्स में। सेम यहाँ पे 270 के टर्म्स में लिखी हुई है, सेम यहाँ पे 360 के टर्म्स में लिखी हुई है, सेम यहाँ पे ये भी 360 के टर्म्स में लिखी है। मतलब मैं एक एंगल को दो तरह से लिख सकता हूँ। इसी को समझाने के लिए मैंने ये इतना बड़ा गाना गाया था यहाँ पे, दो पूरे के पूरे एक पेज पे। ठीक है, और देखते हैं, अब आगे चलते हैं। अच्छा चलो, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ गए, तो हम इनको कर ही लेते हैं। पर ये क्वेश्चन गलत लिखा है क्या, अच्छा ये ऑप्शंस है। ठीक है, चलो, दीज आर दी ऑप्शंस, जो थोड़ी सी खिचड़ी खिचड़ी बन गई है, पर हमें इससे मतलब है बस। हमसे पूछा क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अरे वाह, इतना टफ क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा है साइन 240 डिग्री, साइन 240 डिग्री। क्या आप सभी को पता है इस 240 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 270 माइनस 30 डिग्री। यहाँ पे चलो पीछे वाला एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। इसके साथ में मैं साइन 240 को कैसे लिख सकता हूँ, साइन 180 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा ये, 40 50 60 60 डिग्री। देखो, अब मैं साइन 240 डिग्री को या तो ऐसे लिख लूँ या तो ऐसे लिख लूँ, आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो मैं अपनी सहूलियत के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड रूल क्या बोलता है
कि 270 प्लस माइनस थीटा वाले तो चेंज होते ही हैं, ठीक है। देखो 270 प्लस माइनस थीटा वाले चेंज होते हैं नहीं, और 180 प्लस माइनस थीटा वाले चेंज नहीं होते हैं, नो चेंज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 270 माइनस थीटा लिखा है मतलब चेंज होगा, और क्योंकि ये किस कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, देखो 240 डिग्री है ना, 180 से मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, टी 10 पॉजिटिव होता है, मतलब आंसर कैसा आने वाला है इसका, नेगेटिव आएगा, माइनस का। चेंज होगा मतलब ये क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस का √3/2। यहाँ पे भी करके देख लेते हैं। देखो साइन 180 प्लस, फिर से देखो साइन है और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, मतलब आंसर तो नेगेटिव ही आएगा। चेंज होगा नहीं मतलब ये क्या आ जाएगा, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का √3/2। तो क्या आंसर डिफरेंट आए हैं, बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आपका तरीका सही है तो आंसर हमेशा सही ही आएगा। सेम इसको भी आप कैसे लिख सकते हैं, 360, या तो इसको लिख लो 360 माइनस 30 डिग्री करके, खुद से ही करके देखो, या तो 360 माइनस 30 डिग्री करके लिख लो, या 270 प्लस 60 डिग्री करके लिख लो, आंसर सेम ही आएगा दोनों तरीके से, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, साइन ग्राफ और कॉस ग्राफ। बहुत बार क्या होता है कि ये ग्राफ समझ में नहीं आते हैं, बेसिकली इनको सीखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जब ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनता है तो एग्जामिनर कोशिश करता है कि ग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाए, या ग्राफ से क्वेश्चन ना पूछा जाए तो बेसिकली ग्राफ की जो प्रॉपर्टीज हैं उनका यूज करके फिर क्वेश्चन बनाया जाए, ठीक है। तो इसलिए ग्राफ को थोड़ा सा समझना जरूरी है। थोड़ी सी सहूलियत रखो, बहुत ज्यादा मैं बताने वाला भी नहीं हूँ, बेसिकली कहने को तो टेन ग्राफ और कॉर्ड ग्राफ तो थोड़ा सा हो सकता है आपको यहाँ पे टप्पा लगे और उड़ के बाहर चला जाए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए मैं केवल आपको साइन ग्राफ और कॉस ग्राफ ही समझाने वाला हूं। अब आप अपनी कुर्सियों की पेटियां बांधें या ना बांधें, पर अपना दिमाग जरूर खोल के रखें, ठीक है। अब मैं यहां पे अपनी ड्राइंग का प्रदर्शन कर रहा हूं, जो कि बढ़िया है। देखो बहुत सीधी सी बात है ना, या तो आप अभी मेहनत कर लीजिए, है ना, या आप आराम देख लीजिए। ये बात मैं बोल क्यों रहा हूं, क्योंकि इवन आई एम नॉट बुजुर्ग इंसान, ठीक है, मैंने भी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी नहीं देखी है, पर इतनी देख ली है स्टूडेंट्स को पढ़ाते पढ़ाते और खुद भी पढ़ाई करते हुए, कि पढ़ते हुए अगर आपको नींद आ जा रही है ना तो फिर बेसिकली यार नो, इवन वी आर नॉट अवेयर फॉर नो द रीज़न। जब आपका रीज़न क्लियर नहीं है ना और वो मजबूत नहीं है तब तक बात नहीं बनती भाई साहब, है ना। इवन आई एम टेलिंग यू, आई एम हियर नॉट टीचिंग यू, तो थोड़ी तो मेहनत करके आया हूँ, पर ऐसा भी नहीं इट इज़ माई 100%। मैं तो बोलता हूँ कि इट इज़ नॉट इवन माई 5% और 10%। मेहनत की है पर नॉट अप टू द मार्क। मैंने भी बहुत बार गोते लगा दिए कि आज नहीं है मन, वहाँ नहीं है मन, हो सकता था मैं और भी अच्छा करूँ, अभी और भी अच्छा कर सकता हूँ, एवरी वन इज़ केपेबल ऑफ। पर वही है, जब तक हम जहाँ पे पड़े हुए हैं ना हाथ पैर मार के बाहर नहीं निकलेंगे ना तब तक काम नहीं चलता। और दिस इज द बिटर ट्रुथ, नो, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। कामयाबी लेने का कोई शॉर्टकट नहीं होता और नहीं होता है, ठीक है। आप सोचो बैठे बैठे आपके पास एकदम से कोई थैला गिर जाए जिसमें हज़ारों सोने के सिक्के हों, ठीक है, या तो आपके पास ही खबर आए कि आप अंबानी की औलाद हैं, ठीक है, सडनली, तो नहीं हो सकता। बेसिकली इतना अच्छा नसीब होता ना तो जहाँ आप हैं वहाँ नहीं होते, आप कहीं और ही होते हैं ना। हो सकता था कि आप अंबानी के बेटे होते, या तो ज़रूरी नहीं अंबानी भी इतने बड़े नहीं हैं, उनसे भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, बड़े पैसे से ही नहीं होते, बहुत सारी चीज़ों में होते हैं। पर बेसिकली जहाँ पे भी हो ना, मेहनत कर रहे हो तो कुछ देखा है तभी मेहनत कर रहे हो, है ना। तो वहाँ से निकलने का एक ही तरीका है, मेहनत। और फिर बोल रहा हूँ ये कड़वा सच है कि ज़िंदगी में कामयाब होने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। शॉर्टकट केवल मैथ्स में हो सकते हैं। लाइफ में इफ़ यू आर नॉट डूइंग हार्ड वर्क यू विल नॉट गेट एनीथिंग, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो फाइनली, ट्राई नॉट टू बी वेरी सीरियस। सीरियस होने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप काम गलत कर रहे हो, तो थोड़ा सीरियस होइए, रुकिए, सांस लीजिए और फिर सही काम करना स्टार्ट करिए। यह है कुछ साइन का ग्राफ, ठीक है। यहाँ मैं दो वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, इनपुट और एक्सपोर्ट, इनपुट और आउटपुट, ठीक है, इनपुट आउटपुट। ये मैं अपनी सहूलियत के लिए बता रहा हूँ, ठीक है।
बेसिकली ग्राफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, डिस्क्लेमर हेयर, ठीक है। इनपुट और आउटपुट जैसा कुछ भी नहीं होता है। आपने डोमेन और रेंज पढ़ा होगा, आपको वही भी पढ़ना भी वही है, ठीक है। ये केवल सिखाने का तरीका है, ठीक है। दिस इज माई वे टू टीच ग्राफ, ठीक है। इनपुट और आउटपुट बहुत अच्छे से समझ में आता होगा आपको, ठीक है। इनपुट का मतलब क्या है कि मैं किसी भी चीज़ में एक वैल्यू डालूंगा, और आउटपुट मतलब क्या है कि उस मशीन से कौन सी वैल्यू बाहर निकल के आई, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका एक्स एक्सिस है ना, इसको बोलते हैं इनपुट एक्सिस, ठीक है। ये है इनपुट, और इसको बोलते हैं आउटपुट एक्सिस। देखो ग्राफ अगर आज समझ में यहाँ मेरे पास से नहीं आया ना, तो इतना तो मैं श्योर करता हूँ कि ग्राफ जिंदगी में समझ में नहीं आया, क्योंकि इतने देसी तरीके से तो ग्राफ मेरे को भी किसी ने नहीं पढ़ाया था। ये खुद ही, जब मुझे खुद समझ में नहीं आया तो खुद ब खुद ये तरीका बन गया, ठीक है। वाह, पिंक कलर फेवरेट कलर ऑफ बॉयज ब्रो। बॉयज को ही पसंद होता है, किसने बोला गर्ल्स को ही पसंद होता है, ठीक है। तो दिस इज द इनपुट एक्सिस, दिस इज द आउटपुट एक्सिस, ठीक है। बेसिकली ये है साइन का ग्राफ। अब मैं इसे स्टडी कर रहा हूँ बस, ठीक है। स्टडी कैसे कर रहा हूँ, खुद ब खुद देखो। तुम लोगों को वैल्यूज तो याद हो गई होंगी, सभी को याद होगी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। बेसिकली ये वैल्यू आई कहाँ से, वो यहीं से आई है। तुम खुद ब खुद देखो, अगर ये साइन का ग्राफ है, दिस इज द इनपुट एक्सिस। यहाँ लिखा है 0 डिग्री, π/2, पाए 3π/2, यहाँ पे लिखा है -π/2, -π3/2। तुम खुद ब खुद देखो, ये है साइन का ग्राफ। आउटपुट मुझे इस वाले एक्सिस पे देखना है। आउटपुट कैसे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये मैं यहाँ समझा देता हूँ। ये एक पॉइंट है, ठीक है। अगर मुझे इसकी रीडिंग पढ़नी होगी तो मैं क्या करूँगा, वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर खींचूंगा। वहाँ जो वैल्यू होगी, फॉर एग्जाम्पल ने 2 लिखा है, तो इस पॉइंट की वैल्यू हो गई 2। सेम हम यहाँ वाले इस वाले अपने ग्राफ पे करने वाले हैं। अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इस वाले पॉइंट पे, साइन 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है, 0 ही है। तुम खुद ब खुद देखो, जैसे ही साइन का ग्राफ ऊपर बढ़ा, यहाँ पे आ गया। बेसिकली ये पॉइंट क्या है, दिस इज π/2, पर इस वाले पॉइंट पे वैल्यू कितनी है, देखो इट इज +1। इसीलिए साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। सेम अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में आ जाऊं, -π/2, मतलब अगर कहीं पे लिखा है ना साइन -90, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी, ठीक है। सेम वहीं अगर लिखा हो कहीं पे साइन -180 डिग्री, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, +1 होगी। सेम यहाँ पे देखो, कहीं पे लिखा है साइन पाई, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। मैं कहीं पे बोलूँ साइन 3π/2, मतलब साइन 270 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, -1, ठीक है। तो ग्राफ की मदद से वैल्यूज पता लग रही हैं। एक चीज जो यहाँ पे बहुत काम की है, बेसिकली ये चीज काम की नहीं थी, जो काम की चीज थी वो मैं अब लिख रहा हूँ। सबसे पहली काम की चीज है डोमेन और रेंज। डोमेन होता है इसका -∞ टू ∞। खुद ब खुद देखो, आप सभी को पता है एक्स एक्सेस पे ना इस साइड में कोई अंत है ना इस साइड में कोई अंत है, +∞ से -∞ तक मैं कोई भी इनपुट दे सकता हूं, ठीक है। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस, ठीक है। रेंज कितनी है, मतलब बेसिकली तुम देखो साइन का ग्राफ मैक्सिमम कितने जा रहा है, +1 तक, उसके बाद -1 तक। इससे आगे नहीं जा ही नहीं रहा है ना, इससे ऊपर जा रहा है कहीं भी। तो बेसिकली इसकी रेंज कितनी है, -1 से +1, ठीक है। यही होती है रेंज। डोमेन और रेंज इज जस्ट नथिंग बट इनपुट और आउटपुट, जो हमारे किसी भी ग्राफ से रिलेटेड होते हैं। तो शायद आपको ये जो 2 वर्ड जो आज तक इनकी आत्माएं आपको सताती होंगी हमेशा, ठीक है ना, वो क्लियर हो गए होंगे। इसका डोमेन होता है -∞ टू ∞, और रेंज कितनी होती है, -1 से 1। इसी तरह कॉस का ग्राफ भी है, कॉस के ग्राफ में भी कुछ चेंज नहीं है ना। एक चीज और दिखा देता हूँ, यस, साइन थीटा की वैल्यू, ये रेंज ही है। साइन थीटा की वैल्यू का मतलब क्या है, इसकी रेंज कितनी है, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है +1, और मिनिमम वैल्यू होती है हो सकती है -1। मतलब जो साइन की वैल्यू होगी -1 के बराबर या बड़ी होगी, या साइन थीटा से छोटी या उसके बराबर होगी, ठीक है। तो ये दो चीज़ें इसमें नोट करके आएंगी, दिस वन और ये ग्राफ, अगर आपको थोड़ा याद रखना है। इनपुट और आउटपुट दिमाग में रखने वाली चीज़ है, कॉपी पे लिखने वाली चीज़ नहीं है, वरना मास्टर जी आपकी तो ही तोड़ देंगे, ठीक है। कॉस ग्राफ, चलो फिर से अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए, it is 0 degree, it is π/2, this is 3π/2, sorry it is pi, this is 3π/2, this is π/2,
और प्लीज़ बी रेगुलर, ठीक है। पढ़ाने को मैं कोई नई चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हर कोई पढ़ा चुका है, ठीक है। ये मैंने भी कहीं ना कहीं से पढ़ी है, ठीक है। मैंने भी अपने टीचर से पढ़ के ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। पर बी रेगुलर और बी लॉयल टू योर टीचर, ठीक है। 10 सोर्सेज से पढ़ के काम नहीं होता है। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, नई कहानी नहीं हो जो यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। आप एक सोर्स को यूज़ करके जितने अच्छे से उसका यूटिलाइजेशन करते हैं ना, उतना अच्छे से आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो जस्ट बी रेगुलर, ठीक है। बस पढ़ाई थोड़ी रेगुलर करना। इट इज 3 पाई/2, इट इज 2 पाई। यहां तक तो लिख ही देता हूं। इसमें भी देखो सेम, तुम सभी को पता है cos थीटा में भी कुछ खास चेंज नहीं होता है ना। ये भी लगभग लगभग सेम ही होता है, बस ग्राफ थोड़ा सा चेंज है। और उस चेंज में क्या देखना है वो भी बताता हूं अभी। खुद से देखो, क्या इसका डोमेन चेंज है? बिल्कुल भी चेंज नहीं है। मैं यहाँ पे भी -∞ तो +∞ तक ही वैल्यू डाल रहा हूँ, ठीक है। तो डोमेन है सेम। क्या आउटपुट मुझे कुछ कम ज़्यादा मिल रहा है? नहीं, उतना ही मिल रहा है। -1 मिनिमम और मैक्सिमम +1। तो इसका डोमेन और रेंज भी चेंज नहीं है। क्या इसकी वैल्यूज़ में कुछ चेंज आएगा? cos थीटा की मिनिमम वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी? नहीं, मैक्सिमम वैल्यू भी उतनी रहने वाली है। चेंज कहाँ पे है? ग्राफ में है। फिर से देखो, साइन थीटा में साइन जीरो की वैल्यू 0 थी, पर यहां पे साइन जीरो की वैल्यू देखो कितनी है, 1। अगर प्लॉट करूं तो साइन 0 इज 1, साइन 9 सॉरी कॉस 0 इज 1 और कॉस 90 इज 0। सेम यहाँ पे कॉस -90 इज 0, कॉस -180 इज -1, ठीक है। ग्राफ से वैल्यू का भी पता लग रहा है। तो कॉस की वैल्यूज ऐसे फाइंड आउट हो गई। काम की चीज है ये और ये और ये ग्राफ, अगर आप अपनी सहूलियत के लिए बनाना चाहते हैं तो। अब करते हैं थोड़ी सी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है। आ जाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले दो और काम की बात, और वो काम की बात क्या है? नंबर 1, दिस इज द काइंड ऑफ डिस्क्लेमर, मैं पहले भी बता चुका हूं आप सभी को। आप सभी को अपने नोट्स बनाने हैं, उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। नोट्स में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सारे के सारे फॉर्मूलाज। वो फॉर्मूलाज आप 2 बार चेक करना, मिनिमम 2 सोर्सेज से। फॉर्मूले गलत मत याद करना। हो सकता है नो इट इज़ अ रनिंग वीडियो और आई एम नॉट AI एंड रोबोट, ठीक है। तो कि मैं गलती नहीं कर सकता। हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक हुई हो सकता है कॉपी पेस्टिंग में मिस्टेक हुई हो। जब मैंने अपने सिस्टम से इस बड़े से बोर्ड पे चीज़ों को बनाया है, तब पेस्टिंग में गड़बड़ हो सकती है। सॉल्यूशन में कहीं पे छोटी मोटी माइनस मिस्टेक्स हो सकती है, ठीक है। तो दैट इज़ एक्सेप्टेबल। उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि कम से कम फॉर्मूलाज को एक जगह से एक बार सारे के सारे लिखने के बाद किसी भी दूसरे सोर्सेज से, या तो कोई बुक से, या तो NCERT इज़ द बेस्ट ऑप्शन, वहाँ कोई गलती नहीं है। मैं तो बोलता हूँ तुम सीधे NCERT से सारे फॉर्मूले नोट कर लेना। पर यह कि NCERT में तुम्हें बार बार बहुत सारे पेजेस को पलट के फॉर्मूलेज मिलेंगे। या फिर कोई थोड़ी सी भी ठीक सी बुक लेके 2 जगह एक ये वाले वीडियो से और अपने बुक से एक बार में लिख लो, सारे के सारे नोट्स बना लो एक ही सीक्वेंस में। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, उस सेकंड पॉइंट के पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए इज फॉर होम, जिन्होंने केवल 10 तक मैथ्स पढ़ी है, ठीक है। बेसिकली जिनका नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है, जिन्होंने 11th-12th में या तो ह्यूमैनिटीज ले ली थी, ग्रेजुएशन में कुछ ह्यूमैनिटीज ले ली थी। तो व्हाट दे विल डू, सबसे पहले अगर आपका 10 तक भी मैथ्स अच्छा नहीं था तो सबसे पहले 9-10 की ट्रिग्नोमेट्री करनी है सॉल्व, नो ऑप्शन, करनी है। देखो फिर से बोल रहा हूँ, मैथ्स एक रात में आने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। और इट टेक्स टाइम, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। जितना पेन चल जाएगा ना, जितना इसका रिवीजन हो जाएगा, उतनी मैथ्स अच्छी होती है। तो मैथ्स पे आपको टाइम देना ही पड़ेगा। इट्स अ ट्रुथ, ठीक है। नो एनी ऑप्शन। तो अगर आपके पास केवल 10 तक ही मैथ्स थी और थोड़ी वीक थी तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर थोड़ा थोड़ा सा क्लास ठीक से ले लोगे, 2 बार क्लास देख लोगे, उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे तो हवा में निकल जाएंगे सारे क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है 9-10 में तो। और उसके बाद फिर 11th-12th की NCERT ट्रिग्नोमेट्री जो भी गिवन है, उसके बाद फिर अपने PYQ सॉल्व करने हैं सेम। जिनके पास 12th तक मैथ्स थी, ठीक है, या जो CDS की तैयारी कर रहे हैं, इनका ग्रेजुएशन में मैथ्स है, तो अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ी हुई है, तो एक बार क्लास देख लो, थोड़े से कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो जाओगे और क्वेश्चन पैटर्न से फेमिलियर हो जाओगे। उसके बाद सीधे PYQs पे उतर जाओ, ठीक है। डायरेक्ट PYQ लगाओ। 11th-12th में मैथ्स थी, पढ़ा आपने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, तो आप पहले एक बार NCERT सॉल्व कर लो, ठीक है, सारी की सारी। उसके बाद फिर PYQ सॉल्व करना स्टार्ट करना।
ठीक है। और ये वीडियो एक बार देखने के बाद ना, जब नोट्स बना लो उसके बाद फिर एक बार फिर से और देख लेना, तो सारी की सारी चीज़ें ना क्लियर हो जाएंगी। जैसे एक बार में कुछ रिटेन नहीं हो पाता, एक बार में कुछ चीज़ें याद नहीं हो पाती, वो दूसरी बार में बहुत आराम से हो जाएंगी, ठीक है। तो यू कैन सेव दिस वीडियो, ठीक है। तो 2 से 3 बार देखो, 4 बार देखो, डजंट मैटर। और सबसे अच्छा तरीका क्या है, एक बार जब चीज़ पढ़ लो ना तो किसी को पढ़ा भी दो, ठीक है। बेस्ट थिंग इज शेयर दिस वीडियो इन ग्रुप, मतलब कहीं भी एक जगह पे 4-5 बंदे बैठो, कैसे भी करके एक साथ में बैठो अपने दोस्तों के साथ। सबसे अच्छा यूज़ है फ्रेंड्स का, कि यार मैं भी ये वीडियो देख रहा हूँ, तू भी ये वीडियो देख रहा है, दोनों पढ़ते हैं, फिर मैं तुझसे क्वेश्चन पूछूंगा, तू मुझसे क्वेश्चन पूछना, है ना। तो जो दोस्त है उसका सही इस्तेमाल भी करो, ठीक है। वो दोस्त भी काम आना चाहिए तुम्हारे। तो बेसिकली प्रैक्टिस इज द मेन थिंग। मैंने तरीका बता दिया आप लोगों को, है ना। अगर आपके पास मैथ्स वीक थी तो अब आपने क्या करना है, मैथ्स बहुत अच्छी है तब क्या करना है, और मैथ्स अगर डिसेंट है तब आपने क्या करना है, पर प्रैक्टिस करनी है। और फिर से बता रहा हूँ, लाइब्रेरी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक पीवाईक्यू की बुक, अगर आपकी मैथ्स बहुत वीक है तो एनसीईआरटी, बस खत्म। इसके अलावा बहुत ज़्यादा बुक्स, बहुत ज़्यादा बुक नहीं रखनी। अगर कोई एक एडिशनल बुक है, ठीक है, जिसमें पीवाईक्यू के अलावा भी कोई कई सारे क्वेश्चन हैं, तो उसे रख सकते हैं, पर ढेर लगाने का कुछ फ़ायदा नहीं है। बस सबसे बड़ी गलती होती है कि 4 पब्लिकेशन से लेके 4 बुक्स को पढ़ना, ठीक है। तो ट्राई नॉट टू बी मैथमेटिशियन, और ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आपको केवल एग्जाम क्लियर करना है। अब आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। सबसे पहले लिखा हुआ है साइन थीटा की वैल्यू -1/2 है, टेन थीटा की वैल्यू 1/√3। हे भगवान, दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एनडीए। देखिए इतना टफ क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या आपको क्वाड्रेंट याद है? बिल्कुल याद है। सबसे पहले देखो यहाँ लिखा हुआ है साइन इज इक्वल टू -1/2। मुझे इस 1/2 से मतलब ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता। क्या वैल्यू नेगेटिव है? नेगेटिव है। खुद ब खुद देखो क्वाड्रेंट में कहाँ कहाँ पे साइन नेगेटिव था। ASTC, साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव होने की केवल 2 ही जगह बची, या तो ये वाली वैल्यू इस वाली जगह पे है, या तो इस वाले क्वाड्रेंट में है, सेकंड और थर्ड में। नेक्स्ट आ गया 10। 10 की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। 10 कहाँ का पॉजिटिव होता है? या तो यहाँ पॉजिटिव होता है, या तो यहाँ पॉजिटिव होता है। ना यहाँ पॉजिटिव होता है, ना यहाँ पॉजिटिव होता है। कौन सा ऑप्शन बचा? केवल थर्ड ही ऑप्शन एक ऐसा है, थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा है जहाँ पे दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इतना टफ क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाओ, ये इसी की मदद से कॉन्सेप्ट भी समझो। सॉल्यूशन, ये जो कॉन्सेप्ट बोलता हूँ ना, जहाँ पे मैं हैशटैग बनाता हूँ, ठीक है, तो ये मतलब इट्स अ कॉमन फॉर्म, ठीक है। इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली आ नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट प्रेडिक्टर, मैं बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ तो मैं यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, पर बेसिकली एक्सपीरियंस। और नंबर 2 इज दीज आर दी फॉर्म्स, ठीक है। इस पे ऑलरेडी 2 से 3 बार क्वेश्चन बनाया जा चुका है, या तो सेम सीडीएस में बनाया गया, या तो एनडीए में कभी एक बार पूछा था, चेंज करके सीडीएस में पूछ लिया, या सीजीएल में पूछा है, 2-3 सालों में लगातार क्वेश्चन पूछा है, फिर अगेन सीडीएस में पूछ दिया, ठीक है। तो ऐसा चलता है। सबसे पहली चीज वाले कॉन्सेप्ट में टेन थीटा बराबर सभी को पता है 1/cot थीटा होता है, नंबर 1। दूसरी चीज, अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है ना tan 90 प्लस थीटा, तो अब खुद ब खुद बाग लगाओ ASTC। tan 90 प्लस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा? थर्ड कोऑर्डिनेट में आएगा। चलो प्लस नहीं लेते हैं, माइनस ले लेते हैं। अब देखो ASTC 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट। क्या सारे पॉजिटिव होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? कॉट थीटा के इक्वल हो जाएगा। चलो, बेसिकली मैं कुछ भूल गया था, मैंने कवर किया है बहुत अच्छे से, शाबाश, दैट्स द टीचर। नाउ इसको मैं वाइस वर्सा भी लिख सकता हूं। क्या मैं लिख सकता हूं? कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अब इसकी मदद से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा उस पर चलते हैं, ठीक है। ये जो मैंने हैशटैग देके एक अच्छी सी चीज लिखी है, इसका सही इस्तेमाल अभी आपको पता लगेगा। तुम खुद ब खुद देखो, यहाँ लिखा है tan 31, यहाँ लिखा है tan 59। क्या मैं इस 59 को 90 माइनस 31 लिख सकता हूं? और मैंने अभी अभी क्या बताया? tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा, मतलब cot 31। तो बेसिकली tan 31 और cot 31, क्या मैं cot 31 को लिख सकता हूँ 1/tan 31? अब देखो बेसिकली मैंने किया क्या, जितनी पूरी रामायण पढ़ी, मैं इस tan 59 को सीधे लिख सकता हूँ tan 31, जिससे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आंसर कितना बचेगा? 1। सेम दूसरी जगह भी होगा। 57 को क्या लिखेंगे? 33, 1/tan 33, tan 33 से tan 33 कैंसिल, 1। आपस में सारे के सारे कैंसिल होते चले जाएंगे, आंसर बचेगा 1।
अब इससे जो मेरे पास आउटपुट निकल के आया वो आउटपुट क्या है, बस वो देखो। बेसिकली जब कभी भी आपके पास कहीं पे लिखा है टेन थीटा, ठीक है, और लिखा है टेन 90 माइनस थीटा, जैसा कि यहाँ पे लिखा था टेन थीटा टेन 90 माइनस थीटा, मतलब बेसिकली इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। सेम अगर कहीं पे लिखा है टेन थीटा और कॉट थीटा, तब भी इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि देखो कॉट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन टेन थीटा, टेन थीटा से कैंसिल 1 आ गया। तो ये थी ऑब्जर्वेशन, इसको लिख लो, वरना तो क्या दिमाग लगाते लो, टेन 35 डिग्री की वैल्यू तो पता भी नहीं है, टेन 30 डिग्री की वैल्यू तो 8-10 जिंदगियां तो लगेंगी इसे निकालने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाओ, दिस इज द वेरी टफ क्वेश्चन। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको ना दिख रहा हो, तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो तो सारी की सारी वैल्यूज इंक्रीज होती हैं, 46 डिग्री, 47, 48, 49, 50, 52, 53। क्या ये 135 डिग्री तक जा रहा है? जा रहा है। क्या 135 डिग्री तक जाते जाते बीच में कहीं रास्ते में 90 डिग्री पड़ेगा? एकदम पड़ेगा। यहां कहीं बीच में आएगा cos 90 डिग्री। ये देख लो बेटा, एनडीए 2019, cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? बहुत बड़ी वैल्यू होती है, जिसको जीरो बोलते हैं। अब खुद ब खुद बताओ, बीच में एक cos 90 डिग्री की वैल्यू जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई मैं दुनिया में किसी भी चीज से कर दूं तो ऐसा नहीं होता है, जीरो आ जाता है, ठीक है बेसिकली। पर यहां पर इस एक्सप्रेशन में जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज द आंसर और दिस वाज द लेवल ऑफ एनडीए। ऐसा नहीं है एनडीए में टफ टफ क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बहुत इजी इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो हाफ एंगल्स, ये भी याद कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली मैं अभी दो बता देता हूँ, टेन 15 डिग्री और कॉट 15 डिग्री की वैल्यू होती है 2 माइनस रूट थ्री, और इसकी होती है 2 प्लस रूट थ्री। चलो होमवर्क ही लिख लो, ठीक है, लिखाने को तो लिखा सकते हैं, सारे के सारे मत याद कर लेना, पर जितने बता रहा हूँ उतने तो याद कर ही लो। साइन 18 कॉज 18 डिग्री की वैल्यू याद होनी चाहिए, ठीक है। क्यों याद होनी चाहिए? क्योंकि एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके अलावा साइन 36 डिग्री और कॉस 36, बेसिकली ये याद नहीं करोगे तब एक बार को चल जाएगा। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूज तुमको इनका दिखेगा, ठीक है। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, ये याद ही होनी चाहिए। चलो क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। खुद ब खुद देखो, टेन 75 डिग्री लिखा हुआ है, क्या मैं इसको कॉट 15 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। कैसे? वही सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से 90 माइनस थीटा करके, प्लस कॉट 75 को लिख सकता हूँ 10 15, कॉट 15 की वैल्यू 2 प्लस रूट थ्री प्लस 2 माइनस रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, आंसर इज 4, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, एक और आंसर आ चुका है। आओ इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, साइन 360 डिग्री की वैल्यू जीरो ही होती है, साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो होती है, तो ये तो आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। तुम खुद ब खुद देखो, यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है, साइन 10 है, फिर 20, 30, 40, 50, 360 से पहले भी क्या आया होगा? साइन 350 आया होगा। साइन 350 डिग्री से पहले क्या साइन 340 भी आया होगा? बिल्कुल आया होगा। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम का थोड़ा अच्छे से अध्ययन करके आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो 350 को लिख सकते हैं कि 360 माइनस 10, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है? ये होता है साइन माइनस थीटा या माइनस का साइन थीटा। सेम ये भी हो जाएगा माइनस का साइन 20 डिग्री, आपस में कैंसिल होते चले जाएंगे। जब ये आपस में कैंसिल होते चले जाएंगे तो अंत में क्या बचेगा? अंत में वही बचेगा जो ईमानदारी से लड़ेगा। वाह, तो बेसिकली यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, लास्ट में जीरो आंसर बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आती है थोड़ी सी अच्छी बात, फिर से एक शॉर्ट ट्रिक, गुरु मंत्रा। जब कभी भी आपके पास इस तरह का कोई एक्सप्रेशन हो, और यार इस पे तो हद ही हो गई, खुद एनडीए ने सेम एक्सप्रेशन पे 3 बार क्वेश्चन पूछा है अभी तक, ठीक है, पिछले 4-5 सालों में ही। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, क्या मैं इसमें से कॉस थीटा कॉमन ले सकता हूँ? ऊपर से बिल्कुल ले सकता हूँ, कॉस थीटा कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचेगा? 1, यहाँ से बच जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ से भी मैंने कॉस थीटा कॉमन ले लिया नीचे वाले डिनोमिनेटर से, ठीक है। यहाँ बचा 1, यहाँ बचा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ पे बच गया 1 प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। एक तो इसी रिजल्ट को ही हम याद कर लेंगे, ठीक है। पहली चीज़, इसको यहीं लिख देता हूँ मैं। बेसिकली इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ, तो सीधे लिख ले रहा हूँ 1 प्लस टेन थीटा
अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, इसका भी यूज़ होगा, घबराओ नहीं। अब देखना यहाँ पे मैं क्या मल्टीप्लाई में एक 1 लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टेन थीटा बन जा, टेन थीटा ही होता है, ठीक है। इस 1 को लिख लेता हूँ टेन पाई बाई 4। अरे ये क्या चीज़ आ गई, कोई चीज़ नहीं आई है, टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1 ही होती है, तो मैं 1 को भी टेन पाई बाई 4 लिख सकता हूँ, ठीक है, प्लस टेन थीटा अपॉन सेम इस 1 से कोई छेड़खानी नहीं, ये जो मैंने 1 एडिशनल अपने तरफ से लगाया था ना, इसको लिख लेते हैं टेन पाई बाई 4 और टेन थीटा मल्टीप्लाई में है। बेसिकली मैंने कोशिश क्या की, एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश किया। आप देखो खुद ब खुद, ये टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी बन रहा है। किस चीज़ का फॉर्मूला होता है ये, टेन पाई बाई 4 प्लस थीटा, मतलब टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। तो जब कभी मेरे पास ये एक्सप्रेशन गिवन है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। एक वाइस वर्सा भी होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे था कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, कहीं पे मिलेगा आपको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर मिलेगा डिनोमिनेटर में मिलेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो कुछ भी नहीं हो, खुद ब खुद देखो लास्ट तक। जब ये सीधे याद रखो, अगर ऊपर के साइड में प्लस है तो मेरा ऊपर के साइड में, दोनों साइड में न्यूमिनेटर में प्लस प्लस ही आएगा, फाइनल एक्सप्रेशन में ही प्लस आएगा। अगर ऊपर माइनस है तो इट वुड बी माइनस का टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। और इसको तो खुद भी प्रूफ करके देखना यार, थोड़ा दिमाग लगाओ, सारी मेहनत मैं ही करूंगा तो फिर तुम क्या करोगे, तुम केवल तनख्वाह लोगे। बेसिक पे ऑफ IMA OTA AFA है ना, ठीक है। तो अगर इस तरह एक्सप्रेशन होगा तो ये आंसर आएगा। आप खुद ब खुद देखो यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन है, चलो वाओ यही वाला बन रहा है। अब इन्हीं वैल्यूज को हम इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, देखो ध्यान से। बेसिकली यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है 17, मतलब बेसिकली मेरे को यहाँ सीधे लिखना है टेन 45 डिग्री माइनस 17। टेन 45 डिग्री माइनस 17 क्या हो जाएगा, इट वुड बी 28 डिग्री। अब देखो मेरे पास गिवन क्या है, ये सारा का सारा टेन थीटा के इक्वल गिवन है, ठीक है। देखना बेसिकली मेरे पास टेन थीटा के आगे सामने का एक्सप्रेशन लिखा होता है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई 1028। अगर टेन थीटा इज इक्वल टू 1028 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी ऑन कंपैरिजन, इट वुड बी 28 डिग्री। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, मुझे बस ब्रेक डाउन करना है। 1054 डिग्री को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1045 डिग्री प्लस 9 डिग्री। अब देखो ऊपर प्लस है, मतलब न्यूमिनेटर में क्या आएगा, प्लस आएगा, मतलब कॉस 9 प्लस साइन 9 अपॉन कॉस 9 माइनस साइन 9। और देख लो सेम एनडीए का ही PYQ है, मतलब सेम पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट आई वांट टू से, ठीक है। विच ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट है पर कुछ भी, अरे यार ये बिल्कुल भी बहुत ही ईजी है, खुद ब खुद देखो। क्या टेन 36 डिग्री को लिख सकते हैं कॉट 54 डिग्री, सेम कॉट 70 को लिख सकते हैं टेन 20 डिग्री। देखो इसे लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है टेन थीटा। सेम इसको क्या लिखेंगे, इसे भी लिखेंगे टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 1 + 1 2, डी ऑप्शन। तो कुछ इतना टफ पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलो कॉस 48 डिग्री कॉस 12 डिग्री, इसको हम एक फॉर्मूले का यूज ही कर लेते हैं। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला सभी को याद होगा, देखो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब 48 प्लस 12/2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2 मतलब 12 माइनस 48/2, ठीक है। टू साइन 48 प्लस 12 कितना हो जाएगा 60, 60/2 मतलब कितना हो जाएगा 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, मल्टीप्लाई साइन 12 माइनस 48 मतलब कितना आएगा, इट वुड बी साइन 36 डिवाइड बाई 2, सीधे लिख सकता हूँ क्या 18, बिल्कुल लिख सकता हूँ, पर ये माइनस का 18 आएगा क्योंकि 12 माइनस 48 है। इस माइनस को बाहर लेके आते हैं, ये बन जाएगा माइनस का साइन 18 डिग्री।
साइन 18 डिग्री की वैल्यू आप सभी को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। साइन 18 डिग्री की वैल्यू जो मैंने बोला था ना अभी याद करनी है, इट इज √5 - 1/4। तो जब मैं यहाँ पे साइन 18 डिग्री की वैल्यू रख दूंगा √5 - 1/4, क्योंकि एक माइनस बाहर है तो ये हो जाएगा 1 - √5/4। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है? बिल्कुल दिया हुआ है, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बेसिकली ये तो एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला डालो आंसर निकलेगा। ठीक है, चलो ये बहुत जो खतरनाक सा क्वेश्चन दिख रहा है ना, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो तो क्या तुम्हें यहाँ पे a + b क्या ये a + b और ये a - b नहीं दिख रहा है? देखो sin 24 cos 66, sin 24 - cos 66। क्या ये a² - b² का फॉर्मूला नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है जी। तो ये क्या हो जाएगा, sin² 24 - cos² 66 डिग्री। अरे यार इसमें तो कुछ भी नहीं है। फिर से अगर थोड़ा ध्यान से देखो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 90 - 24, 90 - 24 डिग्री। cos 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो ये तो कत्लेआम हो गया, sin² 24 डिग्री बन जाएगा ये। फिनिश, आंसर इज 0। 0 है कहीं पे? है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 cos 10? चलो ये भी आ गया, इसकी इसी की मदद से कुछ 2 से 3 कॉन्सेप्ट, शॉर्ट ट्रिक और वट एवर यू वांट टू से कह सकते हैं, लिख सकते हो। जब कभी भी देखो इस तरह का फॉर्म बनेगा ना, साइन थीटा, ये जाएगा तुम्हारे शॉर्ट ट्रिक नोट्स कॉन्सेप्ट वाली क्लास उसमें। ठीक है, साइन थीटा साइन 60 - थीटा और साइन 60 + थीटा। अगर इस तरह की फॉर्म बन रही होगी तो कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधे आंसर आएगा 1/4 sin 3 थीटा। नाउ नेक्स्ट, अगर आपकी फॉर्म बनती है cos थीटा cos 60 - थीटा cos 60 + थीटा, तब आंसर आ जाएगा 1/4 cos 3 थीटा। देखो जब साइन है तो आंसर आ जाएगा 1/4 sin 3 थीटा, कॉस है तब आ जाएगा cos 3 थीटा। वहीं अगर टेन है तो बस टेन में थोड़ा सा ध्यान देना। अगर इस तरह फॉर्म बन रही है tan थीटा tan 60 - थीटा और tan 60 + थीटा, तब 1/4 नहीं आएगा, आंसर वुड बी ओनली tan 3 थीटा। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक, गुरु मंत्रा और वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, जैसा भी प्यार से जो भी बुलाना चाहते हो, पर ये बहुत काम की चीज़ें हैं, ये तुम्हारे नोट्स में जानी चाहिए और ये तुम्हें याद भी होनी चाहिए। इसी की मदद से हम ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कुछ भी 2 cos 2 sin cos का फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखना बस। सॉल्यूशन, यहाँ लिखा हुआ है 8 cos 10 डिग्री cos 20 डिग्री, है ना, और लिखा है cos 40 डिग्री। थोड़ा अगर ध्यान से देखो, मेरे पास cos थीटा है, cos 60 - थीटा है। देखो cos थीटा अगर मैं इसको मान लूँ cos 60 - थीटा, मतलब cos 60 - थीटा कितना हो गया, 40 डिग्री। मेरे पास क्या चीज़ नहीं है, cos 60 + थीटा, मतलब cos 80 डिग्री है नहीं, तो मैं cos 80 डिग्री से डिवाइड कर देता हूँ और cos 80 डिग्री से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मेरे पास जो चीज़ नहीं थी, अपनी सहूलियत के लिए मैंने उसका यूज़ कर लिया। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, कंफ्यूजन की कोई भी जरूरत नहीं है, दिस वॉज गिवन इन योर क्वेश्चन। ठीक है, मैं बस अपनी फॉर्म ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर तो नहीं गिवन था, पर इसमें cos 20 cos 40 था, मतलब बेसिकली मेरे पास cos थीटा cos 60 - थीटा था, cos 60 + थीटा नहीं था, मतलब cos 80 गिवन नहीं था, मैंने उससे डिवाइड कर दिया, उससे मल्टीप्लाई कर दिया, एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मेरे पास अपने काम का एक्सप्रेशन तैयार है, इसको मैं सीधे लिखूंगा 1/4 cos 3 थीटा। ठीक है, cos 80 को क्या मैं sin 10 लिख सकता हूँ? ओ सॉरी, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो 8 cos 10 डिग्री अपॉन cos 80 को 90 - थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये sin 10 डिग्री। और देखो ये कितना बन गया, ये पूरा का पूरा बन जाएगा 1/4 cos 3 थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 20। cos 3 थीटा होता है ना, थीटा थीटा मैंने कैसे माना है, यहाँ पे 20 को माना है। 20 × 3 कितना हो जाएगा, cos 60 डिग्री। cos 10 अपॉन sin 10 क्या आ जाएगा, cot 10। और इसे भी कट कर देते हैं, चलो इसे बाद में कट करते हैं। ये हो गया 1/4
cos 60 1/2, तो बेसिकली 4 2 ज़ा 8 हो गया, आंसर आ गया cot 10। cot 10, अच्छा cot 10 इसे cot के टर्म्स में दिया हुआ है आंसर, तो आंसर इज cot 10 डिग्री। तो बेसिकली सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो तुम खुद ब खुद देखो, अभी मैंने तुम लोगों को यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लिख के दी कुछ, तो बेसिकली शॉर्ट ट्रिक का जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट कहीं ना कहीं एप्लीकेशन मिल जाएगा। क्या होगा, इसकी मदद से आप क्वेश्चन के स्टेप्स कम कर सकते हो। अगर मैं इसे ना मान के कुछ दो का यूज करके फिर 2 sin थीटा cos थीटा या फिर 2 sin a cos b करके कुछ फॉर्मूला बनाने की कोशिश करता तो ऑब्वियसली मेरा टाइम खराब होता। ठीक है, तो टाइम भी बचाना है। अगर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है तो ये मतलब बेसिकली जो तुमने तैयारी करी है पहले से, तो उसका यूज भी अच्छे से करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, x इन द सेकंड क्वाड्रेंट, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x cos x। चलो थोड़ा सा फिर से क्वाड्रेंट सिस्टम की तरफ चलते हैं। क्या अभी भी याद है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या प्लस था क्या माइनस था? इधर ऑल पॉजिटिव था, इधर साइन और कॉसेक पॉजिटिव था, मतलब बाकी के सारे कैसे थे, नेगेटिव थे। यहाँ क्या दिया हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस का 3/4। अब tan खुद ब खुद देखो यहाँ पे लिखा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में हमको पता भी है कि tan थीटा माइनस का होता है, ये दो चीजें प्लस की होती है। मतलब बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट है, tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 गिवन है, मतलब tan थीटा बराबर होता है क्या है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर इज 3, अगर मैं थीटा इसको यहाँ मान लूँ, ठीक है, बेस इज 4, ये 5 होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर कभी मौका मिलेगा तो मैं एक शॉर्ट वीडियो में आप सभी को दूंगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली तुम अगर पाइथागोरस थ्योरम भी लगाओगे तो 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, और अंडर 25 की वैल्यू कितनी होती है, 5। तो इसकी वैल्यू आ गई 5। मुझे वैल्यू किस चीज़ की चाहिए, इसके लिए देखो साइन एक्स और कॉज एक्स की वैल्यू चाहिए, निकाल लेता हूँ इसी की मदद से। साइन एक्स आ जाएगा, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 3/5, और कॉज एक्स कितना आएगा, बेसिकली इट इज एक्स, क्योंकि थीटा नहीं गिवन है ना, एक्स के फॉर्म में गिवन है। अब देखो सेकंड क्वाड्रेंट बोला हुआ है, इसकी मंशा ये लिखने की इतनी है कि यहाँ पे जब मैं कॉस की वैल्यू लूंगा तो कैसे लूंगा, नेगेटिव लूंगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव होता है। माइनस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, वैल्यू किसकी पूछी है, साइन एक्स कॉज एक्स की। साइन एक्स की वैल्यू है मेरे पास 3/5 और कॉज एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4/5। 3 4 जा 12 और ये आ गया 25। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, -12/25। अब देखो कंफ्यूज करने के लिए सेम पॉजिटिव वैल्यू भी गिवन है, ठीक है, तो अगर थोड़ा दिमाग नहीं लगाया ना, ये सेकंड क्वाड्रेंट गिवन है, सीधे तुमने -3/4 की मदद से वैल्यूज तो निकाल ली, और यहाँ पे अगर ध्यान नहीं दिया या धोखे से भी प्लस कर दिया तो आंसर कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस के साथ आप टिक भी करेंगे क्योंकि वो ऑप्शन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसकी मदद से भी सॉल्व कर सकते थे, कोई बात नहीं। चलो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। 2023 के फर्स्ट जो एनडीए था उस एग्जाम का है ये। बेसिकली दिखने में जितना खतरनाक है उतना खतरनाक है नहीं है, इसको थोड़ा इजी बना लेते हैं। यहाँ गिवन है tan 8 थीटा cot 8 थीटा इज इक्वल टू m, और हमसे वैल्यू पूछिए tan थीटा cot थीटा की। ठीक है, बेसिकली खुद ब खुद देखो पावर को रिड्यूस किया है। ठीक है, मैं भी वही काम करता हूँ। मैं पहली बात तो इसको थोड़ा जनरल एक्सप्रेशन बनाता हूँ। क्या मैं इसको अभी के लिए मैं लेट कर लेता हूँ x इज इक्वल टू tan थीटा। थोड़ा सा ध्यान देना है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। मैंने अभी tan थीटा को एक्सलेट कर लिया। क्या अब मैं इसे लिख सकता हूँ x की पावर 8 प्लस, देखो cot थीटा क्या होता है बेसिकली 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा इसे लिख सकता हूँ मैं 1/x की पावर 8। फिर से थोड़ा ध्यान दो, cot थीटा इज व्हाट, 1/tan थीटा। tan थीटा मैंने क्या माना है, x माना हुआ है, तो 1/tan थीटा मतलब 1/x पावर 8 है, इसलिए 8 आ गया, इक्वल टू क्या गिवन है, m। अब मैं इसे रिड्यूस करने पे ध्यान दूंगा, अभी सब tan थीटा cot थीटा भूल जाते हैं। देखो +1/x की पावर 8, अगर मैं इस साइड में +2 कर दूं और इस साइड में भी अगर +2 कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों साइड में मैंने 2 ऐड कर दिया है। ये मैंने किया क्यों है, ताकि ये फॉर्मूला बन जाए। क्या मैं x की पावर 8 को x की पावर 4 का स्क्वायर, इसे भी x की पावर 4 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? अब थोड़ा ध्यान से देखो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ab का मतलब x4 की मल्टीप्लाई जब x4 से होगी तो यार
कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 ही बचेगा। तो बेसिकली ये किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का होल स्क्वायर। ये अभी इस साइड में ऐसे ही है m+2। जैसे कंफ्यूजन हो रहा है इस स्टेप से, ये स्टेप कैसे आ गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको बहुत अच्छे से आता है। वीडियो को पॉज करो, इसको ओपन करके देख लो विद द हेल्प ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। इस साइड में स्क्वायर है, उस साइड में रूट चल जाएगा, या फिर बेसिकली बोलूं तो मैं दोनों साइड रूट ले सकता हूं। अगर मैं इस साइड में भी रूट ले लूं और यहाँ पे भी रूट ले लूं तो क्या बचेगा मेरे पास, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर प्लस x4 प्लस 1 प्लस x4 इज इक्वल टू कितना बचा, m+2 अंडर रूट। अभी समझ में आ रहा होगा बेसिकली, है ना। फिर से मैं यहाँ पे +2 ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे भी +2 ऐड कर देता हूँ। ठीक है, क्या मैं इसको फिर से लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसे भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर से सेम फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेसिकली मैं पावर रिड्यूस कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। फिर से मैं अंडर रूट में रख देता हूँ दोनों वैल्यूज को। यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट m+2 +2। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रूट हो गया। फिर से देखो मैं दोनों साइड में +2 फिर से ऐड कर देता हूँ। मतलब बेसिकली वही जो सीक्वेंस में मुझे दिख रहा है कि पावर रिड्यूस हुई है, तो मैं पावर रिड्यूस कर रहा हूँ। ठीक है, ये बन जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और अभी मेरा काम हो गया है, मुझे और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। ये बन गया m+2 अंडर रूट +2 अंडर रूट +2। ठीक है, फिर से मैं रूट ले लूँगा तो आंसर फाइनली कितना आ जाएगा, इट वुड बी x प्लस 1/x इज इक्वल टू अंडर रूट में m+2 +2 +2। ठीक है, बेसिकली 3 बार 2 आ चुका है। अब मैं वापस से सारी की सारी वैल्यूज को फिर से पुट कर देता हूँ। मैंने इनिशियली x को क्या माना था, tan थीटा माना था, तो यहाँ पे मैं वैल्यूज रख सकता हूँ वापस। ये क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा क्या होता है, cot थीटा इज इक्वल टू सेम यही आंसर। ठीक है, तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है, देखो m+2 वेयर इट इज, यस वाओ, सी ऑप्शन। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या, मैंने x को tan थीटा लेट किया, पावर को रिड्यूस करता गया स्क्वायर बनाते बनाते, लास्ट में मेरे पास x प्लस 1/x बचा। क्योंकि मैंने x को स्टार्टिंग में tan थीटा माना था, तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू रख दी, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा क्या बन जाएगा, cot थीटा। इसी की मुझसे वैल्यू पूछी हुई थी, देखो फाइंड आउट कर ली मैंने वैल्यू। ठीक है, तो दीज वर दी क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस थे। अब ट्रिग्नोमेट्री के ऑलमोस्ट जितनी पॉसिबल हो सकती थी क्वांटिटीज और नो कॉन्सेप्ट्स मैंने कोशिश की कवर करने का एक ही वीडियो में। व्हाट इज योर ड्यूटी नाउ, ठीक है। सबसे पहले तो जो मैंने 2 से 3 टाइप की कैटेगरी के हिसाब से आपको जो सहूलियत के लिए चीजें बताई कि कैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री को अप्रोच करना चाहिए, वो जरूर करना। उसके अलावा एक रेगुलर शेड्यूल बना के फॉलो करो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अपने लेवल से इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी ना, तो प्रॉपर पहले एक बार सारी के सारे ना अपना शेड्यूल बनाओ कि व्हेन यू विल वेक अप। ठीक है, ऐसा ही मत करना 4 से 5 ये, 5 से 6 ये, 6 से 7 ये, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, और अगर किसी का है ना कोई इतना लाइन से चल रहा है तो फिर यू आर रोबोट, यू आर नॉट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, पर एक शेड्यूल रखो। व्हाट काइंड ऑफ शेड्यूल, कि यू विल वेक अप विट बीन नो, अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो तो 5 से 6 के बीच में उठ जाना है, या 4 से 5 के बीच में उठ जाना है। ठीक है, ये नहीं शार्प 4:15 पे उठूंगा, 4:20 पे आई गो देयर, नॉट इन दिस वे। कि अर्ली मॉर्निंग आई विल वेक अप, देन आई टेक माई नो, आई विल जस्ट फ्रेशन अप, उसके बाद फिर आई विल गो फॉर एक्सरसाइज और वॉक। अगर नहीं लगता है तो फिर आई विल स्टडी फॉर 1 आवर और 1.5 आवर, पहला सेशन हो गया। उसके बाद ब्रेकफास्ट करूंगा, फिर उसके बाद फिर जाऊंगा अपने स्कूल से वापस आऊंगा या कॉलेज से वापस आऊंगा, वट एवर इट इज़, खाऊंगा। उसके बाद फिर हो सकता है आपका स्कूल वगैरह हो तो वहाँ का आप होमवर्क कर सकते हो, आपकी ट्यूशन हो उसको शेड्यूल में ऐड करो। आने के बाद फिर मैं रेस्ट करूंगा, शाम को खेलने जाऊंगा। एक सोने का टाइम कर लो कि लास्ट टाइम है 11 बजे के बाद नहीं जगूंगा। ठीक है, और अगर रात में पढ़ने वाले हो तो फिर आप थोड़ा क्या बोलते हैं रात में लेट तक पढ़ सकते हो। अपना शेड्यूल उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करो कि मॉर्निंग में बाय 7 आई विल वेक अप, उसके बाद फिर रात में मैं 12 बजे तक या 1 बजे तक पढ़ाई करूंगा। ठीक है, पर शेड्यूल बनाओ। ठीक है, मतलब आई एम नॉट हियर फॉर मैथमेटिक्स ओनली। ठीक है, तुमको जैसा भी जो भी डाउट लगता है यू कैन आस्क मी। ठीक है, वहाँ पे नीचे बॉक्स बना के दिया है ना एक कमेंट नाम का, वो क्यों दिया है भाई,
दैट इज़ बेसिकली फॉर योर डाउट्स। कुछ वीडियो में समझ में नहीं आता है तो पूछो, ठीक है। कुछ और इशू, कुछ और दिक्कत लगती है तो पूछो, पर दैट शुड बी रेलेवेंट, ठीक है। अननेसेसरी क्वेश्चंस का तुम्हारा पूछने का भी कोई फायदा नहीं है। ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आप ही अपनी इमेज डाउन कर रहे होगे, ठीक है। या क्वेश्चंस शुड बी नो सेंस, मतलब सेंस बनना चाहिए उस बात का बेसिकली, ठीक है। बाकी यू मस्ट बी हैप्पी ऑल द टाइम, दैट्स इट, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम। सर भी बोलते हैं, राजीव सर भी, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम, ठीक है। इट्स अ ब्लडी एग्जाम, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है ये, ठीक है। तो इसको लाइफ भी नहीं बनानी है, पर ये कि अपनी लाइफ में कुछ दिक्कत नहीं करना, ठीक है। टाइम से सो, टाइम से खाओ, टाइम से पियो, और एक्सरसाइज और गेम्स आपकी ज़िंदगी का पार्ट होने चाहिए। आसपास जो लोग हैं उनमें खुश रहो, दैट वुड बी इनफ, ठीक है। और बाकी रही पढ़ाई, जिसकी पढ़ाई की बात, तो फिर उसके लिए आई एम हेयर, ऑल टीम नो, पूरी की पूरी यहाँ पे आपकी पढ़ाई में साथ देने के लिए, ठीक है। जस्ट डोंट वरी, अच्छे से अपना काम करते रहो। इस वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी ही जो हाइट एंड डिस्टेंस का एक चैप्टर है उसको खत्म करेंगे, और हो सकता है कि हाइट एंड डिस्टेंस या और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को एक ही वीडियो में कवर करें, ठीक है। बी रेडी फॉर दैट, स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, थैंक यू सो मच।